अध्याय 451 1 अध्याय 451 1 ली चांगबो ने लू किंग के हाथ में लॉ को ध्यान से देखा। उन्हें पूरा यकीन था कि यह वही सियान रंग की लॉ थी जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से परिष्कृत किया था। फिर भी उसके सामने खड़ा युवक उसे ऐसे सहजता से पकड़े हुए था मानो वह कुछ भी न हो। आग की भीषण गर्मी का उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। आप कौन हैं? पहली बार ली चांगबो के दिल में बेचैनी का भाव जागा। हालांकि लू किंग की आभा केवल पूर्व दिव्य क्षेत्र का संकेत दे रही थी। ली चांगबो के लिए यह मानना असंभव था कि इतने उच्च स्तर का कोई व्यक्ति उसकी ऊर्जा परिष्कृत ज्वाला को नंगे हाथों से थाम सकता है। शहर में मौजूद अन्य दर्शक भी उतने ही स्तब्ध थे। उन्होंने अपनी आंखों से नीली लौ का आतंक देखा था। शहर की इमारतों में बने गहरे गहरे छेद इसकी विनाशकारी शक्ति का अकाट्य प्रमाण थे। फिर भी ये यही मौजूद था, एक ऐसे युवक के हाथ में जो मानो कहीं से अचानक प्रकट हो गया हो। इसके अलावा लू किंग के बोलने से पहले किसी ने भी उसे सराय की छत पर खड़े हुए नहीं देखा था। उस क्षण सभी को समझ आ गया, ये युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यह ठंडे पानी के महल की मुखिया, जो अभी भी हवा में फंसी हुई थी, ने भी लू किंग को देख लिया। पहचानते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने पहले भी उसका चित्र देखा था। मैं कौन हूँ? बस एक राहगीर जो शो का आनंद ले रहा हूँ, लू किंग ने कहा। ली चांगबो की आंखों में सतर्कता देखकर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन आप कुछ ज्यादा ही सख्त रवैया अपना रहे हैं। शिकायतें तो हमेशा होती ही हैं, कर्जदार तो हमेशा होते ही हैं। अगर आप कोल्ड वाटर पैलेस से हिसाब बराबर करने आए हैं तो ठीक है, लेकिन आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। सौभाग्य से मेरे पास कुछ कौशल हैं, अन्यथा आपकी आध्यात्मिक ज्वाला से मेरी बहन और मैं राख हो गए होते। शक्तिशाली लोगों के बीच युद्ध में अप्रत्यक्ष नुकसान अपरिहार्य है, ली चांगबो ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। इन चींटियों को उनकी अज्ञानता के लिए दोषी ठहराओ। उनकी हिम्मत कैसे हुई यह सोचने की कि वे स्वर्णकोर क्षेत्र के साधकों के बीच की लड़ाई को तमाशा देख सकते हैं। इस संसार में बलवानों का ही राज चलता है और कमजोर लोग केवल शिकार बनकर रह जाते हैं। बोलने का अधिकार केवल शक्तिवानों को ही है। आप इस सिद्धांत को अवश्य समझते होंगे। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत है ना? लू किंग ने शब्दों का आनंद लेते हुए सोचा। फिर वह हंस पड़ा। तुम गलत नहीं हो, दुनिया पर वाकई बलवानों का ही राज है। जब आप सहमत हैं तो फिर चींटियों से जुड़े मामलों में दखल क्यों देना? ली चांगबो के चेहरे पर राहत की एक झलक दिखाई दी। युवक का प्रभाव उसे बेचैन कर रहा था और वह ऐसे व्यक्ति को उकसाना नहीं चाहता था जिसकी गहराई का वह अंदाजा नहीं लगा सकता था। हालांकि लू किंग के अगले शब्दों ने उनके चेहरे के भावों को पूरी तरह से बदल दिया। किसने कहा कि मैं उनके लिए खड़ा था? क्या तुमने अभी अभी मेरी बात नहीं सुनी? तुम्हारी आग ने मेरी शांति भंग कर दी। लू किंग ने लापरवाही से अपनी उंगलियों को आपस में दबाया और अपने हाथ में जल रही नीली लौ को बुझा दिया। मैं यहाँ एक अच्छा शो देखने आया था, लेकिन फिर आपकी आग से मेरी बहन बाल बाल बच गई। यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर क्या आप मेरा विरोध करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं? ली चांगबो की आवाज में गंभीरता आ गई। तुम्हारा विरोध करूं? लू किंग ने भौहें उठाकर सिर हिलाया। तुम्हारे कमजोर, अस्थिर और निम्न श्रेणी के स्वर्ण कोर के साथ तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य भी नहीं हो। जैसा कि आपने कहा, इस दुनिया पर बलवानों का शासन है। कुछ साधकों के लिए मनुष्य चींटियों से अधिक कुछ नहीं है, लेकिन आप भी अपवाद नहीं हैं। मेरी नजर में तुम एक थोड़ी बड़ी चींटी से ज्यादा कुछ नहीं हो। शहर में सन्नाटा छा गया। किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस युवक ने स्वर्णिम कोर साधना करने वाले व्यक्ति को, जिसने वज्रपात सहा था, चींटी कहा था। अच्छा, बहुत अच्छा। ली चांगबो का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गोल्डन कोर साधना में नवप्रवर्तित होने के कारण वह अपनी नई मिली शक्ति के बल पर बहुत उत्साहित था, लेकिन सार्वजनिक रूप से इस तरह बुरी तरह अपमानित होना उसके लिए स्वाभाविक था। उसके क्रोध ने उसकी सारी सावधानी को जलाकर राख कर दिया। अगर तुम मरने के लिए इतने ही बेताब हो तो मुझे दिखाओ कि तुम में क्या दम है। वह दहाड़ा। अपनी आस्तीन को झटकते हुए नीली लपटों का एक विशाल स्तंभ लू किंग और शियाओ यान की ओर बढ़ा। तीव्र गर्मी से लपटों ने हवा को विकृत कर दिया, जो उनकी विनाशकारी शक्ति का प्रमाण था। ली चांगबो की निगाहें लू किंग पर टिकी हुई थीं। वह ये देखने के लिए उत्सुक थे कि वह इस चाल का जवाब कैसे देगा। क्या वह किसी शक्तिशाली कलाकृति पर भरोसा करेगा या किसी अन्य तरकीब पर? बिना बाहरी सहायता के एक साधारण लड़के के लिए उसकी ऊर्जा से संचालित ज्वालाओं का सामना करना असंभव था। लेकिन अगले ही पल ली चांगबो की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। जब लपटें तेजी से उसकी ओर बढ़ीं तो लू किंग जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने पलक भी नहीं झपकाई। इसके बजाय उसने अपनी एक उंगली उठाई और उसे हल्के से झटका दिया। अदृश्य ऊर्जा की एक लहर बाहर की ओर फैल गई। पलक झपकते ही पहाड़ों को पिघलाने की क्षमता रखने वाली प्रचंड नीली लपटें गायब हो गईं। वे बिखरे हुए नहीं थे, जैसा कि कोल्ड वाटर पैलेस के महल प्रमुख के साथ उनकी लड़ाई के दौरान हुआ था। वे पूरी तरह से नष्ट हो गए। असंभव। ली चांगबो की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। न केवल उसकी सबसे गौरवशाली तकनीक को बड़ी आसानी से बेअसर कर दिया गया था, बल्कि उसे ये भी नहीं पता था कि यह कैसे हुआ था। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि लू किंग द्वारा किसी भी जादुई वस्तु का उपयोग करने का कोई संकेत नहीं मिला। यह उपलब्धि संभवतः उसने अपनी स्वयं की शक्ति से हासिल की थी। लू किंग की ताकत की गहराई को भांपते हुए ली चांगबो की जीवित रहने की सहज प्रवृत्ति जागृत हो गई। उन्होंने एक निर्णायक निर्णय लिया। शीत जल महल की मालकिन की ओर बढ़ते हुए वह पीछे हटने लगा। उसकी योजना भागने के दौरान उसे मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने की थी, लेकिन जैसे ही उसका हाथ उसकी ओर बढ़ा, एक शांत आवाज उसके कानों में गूंज उठी।
जमाना अध्याय 451 2 अध्याय 451 2 ली चांगबो ने महसूस किया कि उसका शरीर पूरी तरह से जम गया है। उसका हाथ शीत जल महल के महल प्रमुख को पकड़ने से बस कुछ इंच ही दूर था, लेकिन वह अब बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। ये कैसे संभव है? वह मन ही मन दहाड़ रहा था, फिर भी उसका शरीर मानो हवा में जम गया था। वह हिल नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि अपनी पलकें भी नहीं झपका पा रहा था। उसने अपनी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति को कितना भी बढ़ाया, सब व्यर्थ था। मैंने तुमसे कहा था, मेरी नज़र में तुम एक थोड़ी बड़ी चींटी से ज्यादा कुछ नहीं हो। इसी क्षण सराय के ऊपर लू किंग के सामने अचानक एक बादल की सीढ़ी बन गई, जो शीत जल महल के ऊपर आकाश में फैली हुई थी। नीचे से अनगिनत आश्चर्यचकित निगाहों के बीच लू किंग शियाओ यान को अपने साथ लेकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए ली चांगबो तक पहुंचे। सुंदर बहन। शियाओ यान तेजी से आगे बढ़ी, उसके पैरों के नीचे बादल उसे स्थिर सहारा दे रहे थे। वह शीत जल महल की स्वामी के पास पहुंची और उन्हें उठने में मदद की। जैसे ही ली चांगबो को स्थिर किया गया, महल के स्वामी को बांधने वाली दमनकारी शक्ति हट गई। हालांकि गंभीर चोटों के कारण वह इतनी कमजोर हो गई थी कि हिल-डुल नहीं पा रही थी। शियाओ यान के समर्थन से महल के स्वामी खड़े होने में कामयाब रहे और उन्होंने लू किंग को गहरा प्रणाम किया। हे परमपिता, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। लू किंग ने हल्के से सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। महल की मालकिन को उसकी उदासीनता में कुछ भी अनुचित नहीं लगा, बल्कि वह पूरी तरह आश्वस्त थी कि उसके सामने खड़ा युवक वही पौराणिक कथा का पात्र है, वही जिसने अकेले ही स्वर्ग से आए स्वर्णकोर क्षेत्र के 2 आक्रमणकारियों को मार गिराया था। उसने 4 महान गुप्त लोकों में से सबसे दुर्जेय संप्रदायों में से एक शुवानकोंग पर्वत को उसके गुप्त क्षेत्र सहित पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक देखकर लू किंग ने पूछा, तुम मुझे जानती हो? हाँ, शीत जल महल में परमेश्वर की एक तस्वीर है, उसने सच्चाई से जवाब दिया। उसका दिल कस गया। लू किंग ने फिर से सिर हिलाया। उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। तियानजी टावर के स्वामी द्वारा शुवानकोंग पर्वत के गायब होने के बारे में पूछताछ करने के लिए ज्यूली गांव का दौरा करने के बाद उसने अनुमान लगाया था कि प्रमुख शक्तियों को उसके बारे में कुछ जानकारी होगी। उसकी निगाहें स्थिर खड़े ली चांगबो पर टिक गईं। लू किंग के चेहरे को देखकर ली चांगबो के दिल में दहशत दौड़ गई। उसने पहले हुई सारी बातचीत सुन ली थी। क्या यह नीच औरत सचमुच इस खूंखार युवक को जानती है? तो फिर तो मेरा तो काम तमाम हो गया। ली चांगबो दया की भीख मांगना चाहता था, लेकिन लू किंग के दमन के कारण वह बोल नहीं सकता था और न ही अपनी आत्मा से संदेश भेज सकता था। यहाँ तक कि उसकी भौहों का एक्यू पॉइंट भी बंद कर दिया गया था। ली चांगबो की विनती भरी निगाहों को अनदेखा करते हुए लू किंग ने ठंडे लहजे में कहा, थोड़ी देर पहले तुमने अपनी पत्नी के लिए अपनी तड़प के बारे में बड़ी नेक बातें की थीं। चलो देखते हैं कि तुम्हारी भावनाएं सचमुच उतनी ही गहरी हैं जितना तुम दावा करते हो। हल्की सी मुस्कान के साथ लू किंग ने एक उंगली बढ़ाई और धीरे से ली चांगबो के माथे पर थपथपाया। ली चांगबो सिहर उठा। उसकी आंखें पल भर में खाली हो गईं। हे प्रभु, ये कौन है? ली चांगबो के भावहीन चेहरे को देखकर महल के स्वामी ने हिचकिचाते हुए पूछा, बस एक साधारण सा भ्रम है, देखो और तुम समझ जाओगी। लू किंग ने उसके सवाल को टालते हुए जवाब दिया। महल का मुखिया चुप हो गया और ध्यान से सब कुछ देखने लगा। जल्द ही ली चांगबो की खाली आंखों में भावनाओं की एक झलक दिखाई देने लगी। पहले संघर्ष, फिर घोर आतंक। नहीं, यह मैं नहीं था। शियाओलिन, मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह चिल्लाया, तुम्हारी मौत का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैंने सचमुच तुमसे प्यार किया था। मैंने तुम्हें वह खजाना चुराने के लिए नहीं भेजा था। तुम्हारी और बच्चे की मौत, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। उसकी भयभीत आवाज गूंज उठी, जिससे महल की मालकिन सोच में पड़ गई। उसे याद आया कि शीत जल महल की पिछली संतनी के नाम में लिन अक्षर शामिल था। क्या ये भ्रम ली चांगबो की पत्नी से संबंधित हो सकता है? वह सोच ही रही थी कि ली चांगबो और क्या कहेगा, तभी उसका डर पागलपन में बदल गया। बिल्कुल सही, मैंने शुरू से ही सब कुछ प्लान कर लिया था। जब मुझे पहली बार पता चला कि आप शीत जल महल की संत हैं और आपके वंश में खजाने हैं, तो मैंने साजिशें रचनी शुरू कर दी। हाँ, तुम भोली थी, सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकती थी। थोड़ी चालाकी से मैंने तुमसे शादी कर ली। हमारी गुप्त जगह का पता चलने की बात करें तो यह मेरी ही करतूत थी, वरना मैं तुम्हें उस औरत से नफरत करने और खजाना चुराने के लिए राजी करने की अपनी योजना पर कैसे मजबूर कर सकता था? अरे बेवकूफ, उसने तुम्हारे परिवार को तबाह कर दिया, फिर भी तुम उसके प्रति वफादार रहे। अगर मैंने अपनी चोट का नाटक न किया होता तो तुम उसे धोखा न देते। खजाना चुराने के बाद मैंने जानबूझकर फिर से तुम्हारा ठिकाना लीक कर दिया, जिससे शीत जल महल ने तुम्हें पकड़ लिया। बच्चा? कौन सा बच्चा? एक बार जब मैं अपने कौशल में निपुण हो जाऊंगा तो मेरी इच्छा के अनुसार अनगिनत औरतें मेरे बच्चे पैदा करेंगी। वह बदमाश मेरे लिए कुछ भी नहीं था। अरे दुष्ट, तुम मर चुके हो तो मरे ही रहो। मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अरे हरामखोर, मुझे अपना बाप मत कहो, मैं तुझे मार डालूंगा। हाँ, मैं अब गोल्डन कोर दायरे का साधक हूँ। तुम्हारा ये तुच्छ भूत मेरा क्या बिगाड़ सकता है? कोल्ड वाटर सिटी में मौजूद भीड़ जब भयभीत होकर सन्नाटे में डूब गई तो उसकी उन्मादी हंसी गूंज उठी। कई लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये शब्द उस व्यक्ति के मुंह से निकले हैं जिसे कभी उसके कथित प्रेम और शोक के लिए सराहा जाता था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह वही ली चांगबो है जिसकी मैं कभी उसके गहरे प्रेम के लिए प्रशंसा करता था, एक मार्शल आर्टिस्ट ने बुदबुदाते हुए कहा। सचमुच, उसने तो अपनी पत्नी और बच्चे के शोक में अपने संप्रदाय का नाम शाश्वत पश्चाताप रखा था।
फिर भी वे उसके विश्वासघात के शिकार हुए। शापों की बौछार के बीच लू किंग ने अपनी आध्यात्मिक तकनीक वापस ले ली। ली चांगबो स्तब्ध होकर भ्रम से बाहर आ गया। अध्याय 452 अध्याय 452 गोल्डन कोर मास्टर कौन? ये ली चांगबो तो जानवर से भी बदतर है। ली चांगबो अपनी तंद्रा से बाहर आया, तभी उसे ये भयंकर अपमान सुनने को मिला। वह तुरंत क्रोधित हो गया। मुझे इस तरह से कोसने की हिम्मत कौन करता है? वह उस उद्दंड व्यक्ति को नष्ट करने के लिए एक जादू चलाने ही वाला था, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। उनके गोल्डन कोर दायरे की असीम शक्ति पूरी तरह से अगम्य थी। उसके सामने एक युवक हल्की सी मुस्कान लिए खड़ा था और उसे उपहास भरी निगाहों से देख रहा था। तभी ली चांगबो को याद आया, इस खौफनाक युवक ने पहले उसे दबा दिया था। उसी समय उसके मन में उस भ्रम की यादें फिर से उमड़ आईं जिसका अनुभव उसने अभी अभी किया था। नीचे शहर से आती तिरस्कारपूर्ण आवाजें सुनकर उसे अंततः समझ में आया कि क्या हुआ था। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। जाग रहे हो क्या? लू किंग ने उदासीनता से कहा। लगता है तुम्हारी पत्नी के लिए तुम्हारा प्यार उतना गहरा नहीं था जितना तुम दूसरों को यकीन दिलाना चाहते हो। उस बेचारी औरत को तुमने पूरी तरह धोखा दिया था। अपने अंतिम क्षणों में भी वह तुम्हारी जान बचाने की गुहार लगा रही थी, इस बात से अनजान कि जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी वही उसे इस खाई में धकेलने वाला था। ली चांगबो का चेहरा पीला पड़ गया। वह इन शब्दों का खंडन करना चाहता था, लेकिन वह बोलने में असमर्थ था। आगे बातचीत में रुचि खोते हुए लू किंग ने हाथ बढ़ाकर अपनी हथेली में एक काला भंवर उत्पन्न कर दिया। ली चांगबो की भयभीत निगाहों के सामने उस भंवर ने उसे पूरी तरह निगल लिया। ली चांगबो के गायब होते ही इलाके में शांति लौट आई। माननीय प्रभु, इस ली चांगबो के बारे में कोल्ड वाटर पैलेस की पैलेस मास्टर हिचकिचाई। उनकी आवाज अनिश्चित थी। चिंता मत करो, वह फिर कभी इस दुनिया में नहीं आएगा। लू किंग ने अपने कार्यों के लिए कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिया और शांत भाव से बात की। महल के मुखिया को तुरंत तसल्ली मिल गई। लू किंग की पहचान और प्रतिष्ठा को देखते हुए उसकी बातें निस्संदेह सच थीं। इसके अलावा जितना वह उसके बारे में जानती थी, वह एक ऐसा व्यक्ति था जो बुराई से घृणा करता था। इस प्रकार ली चांगबो का भाग्य तय हो गया था। ये सोचकर महल के स्वामी ने लू किंग को प्रणाम किया। हे आदरणीय स्वामी, इस दुष्ट व्यक्ति का नाश करने और मेरे शीत जल महल को खतरे से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस अपार कृपा को हम कभी नहीं भूलेंगे। इतनी कृतज्ञता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, लू किंग ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। मैं बस संयोगवश यहाँ से गुजर रहा था और मैंने हस्तक्षेप किया क्योंकि ली चांगबो अत्यधिक निर्दयी था, अन्यथा मैं आपके झगड़ों में दखल नहीं देता। इतना कहकर उसने शियाओ यान को इशारा किया और जाने की तैयारी करने लगा। कृपया प्रतीक्षा करें आदरणीय स्वामी, महल के स्वामी ने जल्दबाजी में पुकारा। लू किंग रुकी और उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी। हे प्रभु, आपके हस्तक्षेप ने न केवल शीत जल महल को बचाया बल्कि पूरे शीत जल शहर को भी विनाश से बचा लिया। ये कृपा अपूरणीय है। हालांकि हमारे महल के हजारों वर्षों के अस्तित्व के दौरान हमने कुछ अनमोल धरोहरें अर्जित की हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो क्या मैं आपको विनम्रतापूर्वक हमारे संग्रह को देखने के लिए आमंत्रित कर सकता हूँ? आप जो भी मूल्यवान लगे उसे ले सकते हैं। तुम मुझे खजाने उपहार में देना चाहते हो? लू किंग ने आश्चर्य से पूछा। हे आदरणीय प्रभु, आपकी अद्वितीय साधना को देखते हुए मुझे नहीं पता कि हमारे शीतजल महल में कोई भी चीज आपके मानकों को पूरा कर सकती है या नहीं। लू किंग हिचकिचाई। सच कहें तो वह थोड़ा सा ललचा गया था। अपने अद्वितीय परिपूर्ण स्वर्णिक हृदय के कारण उसके पास वर्तमान में साधना संसाधनों की कमी है। शीत जल महल के खजाने से कुछ संसाधन प्राप्त करना उसके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसके अतिरिक्त शियाओ यान पर नजर डालते हुए उसने देखा कि वह लड़की महल के स्वामी को टकटकी लगाकर देख रही थी। शियाओ यान के बर्फीले मजबूत शरीर और रत्न जैसी हड्डियों को याद करके लू किंग ने अपना मन बना लिया। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तो फिर मैं विनम्रतापूर्वक आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। महल के मुखिया का चेहरा खुशी से चमक उठा। धन्यवाद आदरणीय स्वामी, कृपया मेरे साथ महल में आइए। उनके मार्गदर्शन में लू किंग शियाओ यान का हाथ पकड़े हुए धीरे धीरे विशाल बर्फ के महल में उतर गई। जैसे ही लू किंग और शियाओ यान बर्फीली संरचना में गायब हुए, शहर एक पल के लिए शांत हो गया। फिर उबलते पानी की तरह यह उत्साह से फट पड़ा। लोग इन आश्चर्यजनक घटनाओं पर चर्चा करने लगे। वह युवक कौन है? उसने बिना किसी प्रतिरोध के एक गोल्डन कोर मास्टर को वश में कर लिया। महल के स्वामी ने उन्हें माननीय स्वामी कहकर पुकारा। भला दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे 4 महान गुप्त लोगों के स्वामी से ऐसी उपाधि प्राप्त हो सकती है? गोल्डन कोर के साधक को इतनी आसानी से हराने के लिए इस आदरणीय स्वामी ने साधना का कौन सा स्तर प्राप्त किया है? तमाम अटकलों के बीच लू किंग की असली पहचान किसी को नहीं पता थी। फिर भी शहर में हर कोई कृतज्ञता से भरा हुआ था। इससे पहले उन्होंने ली चांगबो के विकृत शब्दों को स्पष्ट रूप से सुना था। वह व्यक्ति एक घिनौना राक्षस था और वे सभी भाग्यशाली थे कि लू किंग ने उन्हें उसके प्रकोप से बचा लिया। हालांकि सबसे ज्यादा उत्साहित व्यक्ति सराय का मालिक था। उसने अपने आसपास मौजूद लोगों से चिल्लाकर कहा, आदरणीय स्वामी ने थोड़ी देर पहले मेरे सराय में भोजन किया था। मैंने स्वयं उन्हें मांस की कई थालियां परोसी। उनके शब्दों के कारण तुरंत ही लोगों की भीड़ सराय की ओर उमड़ पड़ी। आखिरकार ये झूठ नहीं था। लू किंग सचमुच पहले उस सराय की छत पर जा चुका था। इस बीच लू किंग ने बाहर हो रहे हंगामे पर कोई ध्यान नहीं दिया। उतरते ही महल के मुखिया ने तुरंत आदेश दिया, तुरंत एक भोज तैयार करो। जी हाँ, महल के स्वामी। ऊपर घटी हर घटना के साक्षी रहे महल के शिष्यों ने विलंब करने का साहस नहीं किया।
उनमें से कुछ जो केंद्रीय राज्य का दौरा कर चुके थे ने लू किंग की पहचान कर ली और तुरंत तैयारियां शुरू कर दी। इसके बाद महल के स्वामी लू किंग और शियाओ यान को एक भव्य हॉल में ले गए। उसने फिर कहा, हे प्रभु, मैं अपनी वर्तमान अस्त व्यस्त अवस्था के लिए क्षमा चाहती हूँ। कृपया मुझे तरोताजा होने की अनुमति दें। लू किंग ने हल्के से सिर हिलाया। वास्तव में महल की मालकिन का रूप रंग काफी अस्त व्यस्त था। उनके कपड़े और बाल ली चांगबो की लपटों से झुलसे हुए थे और उनकी चोटों से निकले खून के निशान उनके वस्त्रों पर लगे हुए थे। महल के स्वामी के चले जाने के बाद लू किंग ने शियाओ यान के साथ आराम से हॉल में टहलना शुरू कर दिया। ये हॉल स्पष्ट रूप से विशिष्ट अतिथियों के स्वागत के लिए बनाया गया था, जिसके आंतरिक भाग को उत्कृष्ट सजावट और जटिल नक्काशी से सुशोभित किया गया है। अध्याय 452 अध्याय 452 कुछ नक्काशी में एक प्रवाहमसार था जिसने लू किंग को प्रशंसा में चुपचाप सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। ये स्पष्ट था कि शीत जल महल के लोग मूर्तिकला में अत्यधिक निपुण थे। ये उत्कृष्ट कृतियां एक सच्चे उस्ताद द्वारा रचित गहन कलात्मक उपलब्धि का प्रदर्शन करती हैं। क्या सर्वोच्च सम्राट को नक्काशी की कला में रुचि है? ठंडे पानी के महल की स्वामिनी के हॉल के पिछले हिस्से से बाहर आने पर एक शांत आवाज ने उनके विचारों को बाधित कर दिया। लू किंग मुड़ा और उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। महल की स्वामिनी ने हल्के हरे रंग का गाउन पहन लिया था, जो उनके शांत और शालीन स्वभाव को और भी आकर्षक बना रहा था। उनकी आभा भी स्थिर हो गई थी, संभवतः किसी आध्यात्मिक औषधि के सेवन से। उनकी चोटों से झलकती हल्की सी कमजोरी उन्हें और भी मनमोहक बना रही थी। लू किंग ने बस कुछ पल के लिए उसकी प्रशंसा की और फिर अपनी निगाहें हटाते हुए कहा, इन नक्काशी में एक गहनता झलकती है। इन्हें किसी सच्चे कला के उस्ताद ने ही बनाया होगा। अद्भुत कृति। महल की स्वामिनी ने उसकी स्पष्ट और स्थिर आंखों को देखा और महसूस किया कि उसके सावधानीपूर्वक तैयार किए गए वस्त्र भी उसकी शांति में जरा सा भी बदलाव लाने में विफल रहे थे। उसे आश्चर्य नहीं हुआ। लू किंग जैसा साधक, जिसकी साधना अथाह स्तर तक पहुंच चुकी है, उसका हृदय अटूट दाव भाव से परिपूर्ण होगा। ऐसा व्यक्ति मात्र शारीरिक सुंदरता के प्रति आकर्षित होकर कभी विचलित नहीं होगा। वह गर्मजोशी से मुस्कुराई और बोली, सर्वोच्च सम्राट से ऐसी प्रशंसा पाकर एल्डर शी का हृदय निश्चित रूप से प्रसन्न होगा। ये कृतियां जरूर एल्डर शी ने ही बनाई होंगी। सचमुच असाधारण, लू किंग ने ईमानदारी से जवाब दिया। वह वास्तविक कौशल वाले लोगों का बहुत सम्मान करता था। मैं आपके शब्दों को एल्डर शी तक पूरी तरह से पहुंचा दूंगी। दुर्भाग्यवश एल्डर शी हाल ही में जीवन मरण के एकांतवास में चले गए हैं और वे व्यक्तिगत रूप से आपकी प्रशंसा नहीं सुन सकते, उन्होंने समझाया। बड़ी बहन, तुम बहुत सुंदर हो। उसी क्षण शियाओ यान की आवाज सुनाई दी। महल की मालकिन कुछ देर रुकी और अपना सिर नीचे करके उस छोटी बच्ची को देखने लगी जो चमकती आंखों से ऊपर उसकी ओर देख रही थी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, छोटी बच्ची, तुम भी बहुत सुंदर हो। बड़ी बहन, मेरा नाम शियाओ यान है। आपका नाम क्या है? शियाओ यान ने पूछा, ये जानते हुए कि शियाओ यान लू किंग की छोटी बहन है। महल की मालकिन ने आदर और विनम्रता से जवाब दिया, मेरा उपनाम हान है और मेरा नाम लिंगशुंग है। आप मुझे बड़ी बहन लिंगशुंग कह सकते हैं। बड़ी बहन लिंगशुंग, छोटी बच्ची ने खुशी से पुकारा। लू किंग ने दोनों की खुशनुमा बातचीत देखी, जिसमें शियाओ यान ने तुरंत उसे बड़ी बहन कहकर संबोधित किया और उसे बीच में टोकने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। वह समझ गई कि शियाओ यान की जन्मजात बर्फीली मांसपेशियों और ज़ैद हड्डियों की बनावट के कारण वह महल की मालकिन के प्रति स्वाभाविक लगाव महसूस करती थी। कुछ देर बातचीत करने के बाद एक नौकरानी हॉल में दाखिल हुई। महल की स्वामिनी, भोज तैयार है। महाराज, शियाओ यान, कृपया मेरे पीछे आइए। लू किंग और शियाओ यान हान लिंगशुंग के पीछे पीछे एक बगल के हॉल में गए, जहाँ उत्तम व्यंजनों से लदी एक विशाल ज़ैद की मेज उनका इंतजार कर रही थी। व्यंजनों की विविधता मनमोहक थी, जिनकी संख्या कम से कम 100 थी। महामहिम शियाओ यान, कृपया, हान लिंगशुंग ने विनम्रतापूर्वक आमंत्रित किया। लू किंग ने मना नहीं किया और शियाओ यान के साथ मेज पर बैठ गया। महाराज, हमारे महल के संसाधन सीमित हैं। हम इन व्यंजनों को जल्दबाजी में ही तैयार कर पाए हैं। अगर ये आपकी अपेक्षाओं पर खरे न उतरें तो हमें क्षमा करें। हान लिंगशुंग ने क्षमा याचना करते हुए कहा। महल की स्वामिनी, आप बहुत ही विनम्र हैं। हम दोनों के लिए ये दावत कुछ ज्यादा ही भव्य है, लू किंग ने जवाब दिया। जी हाँ, बड़ी बहन लिंगशुंग, हम ये सब खत्म नहीं कर सकते। शियाओ यान ने भव्य भोजन को देखकर आश्चर्य से घूरते हुए कहा। अचानक लू किंग की छाती से एक छोटा सा सिर निकला, जिसकी निगाहें एक व्यंजन पर टिकी हुई थीं। ये तो, हान लिंगशुंग चौंक गई। कृपया घबराएं नहीं, महल की स्वामिनी, ये हमारी साथी शियाओ ली है, लू किंग ने समझाया। शियाओ ली की निगाहें जिस ओर थीं, उसे देखकर लू किंग तुरंत समझ गया कि वह क्यों जाग उठी थी। उसने धीरे से शियाओ ली को अपनी छाती से उठाया और अपने कंधे पर रख लिया। साथ ही हान लिंगशुंग का दिल उसके शब्दों के चुनाव से हिल गया। उसे एक आत्मा के रूप में पालतू जानवर कहने के बजाय एक साथी के रूप में संबोधित करना लू किंग की नजरों में शियाओ ली की असाधारण स्थिति को रेखांकित करता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसे शियाओ ली से एक भयावह आभा हल्की हल्की निकलती हुई महसूस हुई। ये स्पष्ट था कि यह काला जानवर एक असाधारण रूप से शक्तिशाली आत्मा जानवर था। कोई तो हो, महामहिम के साथी के लिए जगह तैयार करो। हान लिंगशुंग ने अपनी दासियों को निर्देश दिया। 2 कर 2, लू किंग ने बीच में दखल देते हुए अनिच्छा से शियाओ यान के हुड से एक और जीव को बाहर निकाला। भोज की खुशबू सूंघते ही यह जीव लगातार अपना सिर बाहर निकाल रहा था।
अगर कोई जगह सिर्फ शियाओली के लिए तैयार की गई होती और इसके लिए नहीं, तो यह शायद कई दिनों तक रूठ जाता। एक और शक्तिशाली आत्मा राक्षस। पंचरिंगीय पंखों वाले सर्प को देखते ही हान लिंगशुंग का हृदय कांप उठा। उस राजसी सर्प से खतरे का एक जबरदस्त आभास निकल रहा था, जिससे स्पष्ट हो गया कि वह एक और दुर्जेय प्राणी था। जिस बात ने उसे और भी अधिक आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि उसने पहले कभी भी दोनों आत्मा पशुओं की उपस्थिति को महसूस नहीं किया था, मानो वे पूरी तरह से छिपे हुए थे। लू किंग का रहस्यमय स्वभाव उसके मन में और भी अधिक भय पैदा करने लगा। एक ऐसा व्यक्ति जो अकेले ही गोल्डन कोर साधक का वध कर सकता था और शुवानकोंग पर्वत को गिरा सकता था, वह वास्तव में एक पहेली था। यहाँ तक कि उसके आध्यात्मिक पशु भी असाधारण रूप से शक्तिशाली थे। उसने तुरंत अपनी नौकरानियों को उनके लिए 2 जगह तैयार करने का निर्देश दिया। नौकरानियों ने बड़ी कुशलता से उन जगहों को तैयार किया जो शियाओ ली और सांप की जरूरतों के अनुरूप थीं। जैसे ही सारी व्यवस्थाएं पूरी हो गईं, 5 रंगों वाला पंखों वाला सर्प उत्सुकता से अपनी जगह पर चढ़ गया और मेज तक आराम से पहुंचने के लिए उसने अपना आकार थोड़ा बढ़ा लिया, लेकिन जियाओ ली अपनी तय जगह पर बैठने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने लू किंग के बालों को खींचा और उस व्यंजन को लालसा भरी निगाहों से देखा जिस पर उसकी नजर पहले पड़ी थी। हान लिंगशुंग ने ये देखा और अपनी नौकरानियों को इशारों में कुछ कहा। वे तुरंत वह व्यंजन लू किंग के पास ले आईं। शियाओली ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया, वह मेज पर चढ़ गई और आराम से भोजन का स्वाद लेने लगी। माफी चाहती हूँ महल की मालकिन, शियाओली हमेशा से ही शरारती रही है, लू किंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। चिंता मत कीजिए, ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि शियाओली को हमारे महल के व्यंजन पसंद हैं। हान लिंगशुंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। महल की स्वामिनी, ये कौन सा व्यंजन है? लू किंग ने पूछा। ये स्नो ड्रैगन फिश है। ये हमारे उत्तरी राज्य की एक खास मछली है जो बर्फीले ठंडे पानी की गहराइयों में रहती है। ये काफी दुर्लभ है और पतले पतले टुकड़ों में काटकर कच्ची परोसी जाने पर बेहद स्वादिष्ट लगती है, उन्होंने समझाया। इसमें कोई हैरानी नहीं कि जियाओली इस पर इतना मोहित थी। हिम ड्रैगन मछली सचमुच असाधारण थी। शियाओली के संतुष्ट होने पर लू किंग स्वयं भोजन का आनंद लेने लगा। अपना भोजन समाप्त करने के बाद शियाओली ने बाकी भोजन में रुचि खो दी और लू किंग की छाती पर सोने के लिए लौट आया, लेकिन पंचरिंगीय पंखों वाले सर्प ने ऐसा कोई संयम नहीं दिखाया। उसे ठंडे या कच्चे भोजन से कोई अरुचि नहीं थी, इसलिए उसने बड़े चाव से खाया, यहाँ तक कि हान लिंगशुंग को उसकी सेवा के लिए एक नौकरानी नियुक्त करनी पड़ी। भोज का समापन बड़े उत्साह के साथ हुआ, जिससे मेजबान और अतिथि दोनों बेहद संतुष्ट हुए। अध्याय 453 1। अध्याय 453 1। आदरणीय, ये हमारे शीत जल महल का खजाना है। बेझिझक ब्राउज करें और अपनी नजर में जो भी आए उसे चुनें, हान लिंगशुंग ने गर्मजोशी से कहा। भोज के बाद हान लिंगशुंग ने लू किंग को कोल्ड वाटर पैलेस के खजाने तक ले जाने में जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। तभी लू किंग को पता चला कि खजाना उनके गुप्त क्षेत्र के भीतर स्थित था। यह व्यवस्था तर्कसंगत थी। गुप्त क्षेत्र को सुरक्षा कवच से भारी सुरक्षा प्रदान की गई थी, जिससे स्वर्णकोर क्षेत्र के साधकों के लिए भी यह लगभग अभेद्य था। वहां खजाने संग्रहित करने से उच्चतम स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित होती थी। हान लिंगशुंग के निमंत्रण से लू किंग जरा भी विचलित नहीं हुई। इसके विपरीत इसने कोल्ड वाटर पैलेस की अत्यंत ईमानदारी को प्रदर्शित किया। आखिरकार लू किंग एक ऐसा साधक था जो शुवानकोंग पर्वत को नष्ट करने में सक्षम था। उन्हें अपने गुप्त क्षेत्र में आमंत्रित करना उनके सामने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करने के समान था, जो उनकी ओर से एक महत्वपूर्ण जोखिम था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे हजारों वर्षों से अस्तित्व में हैं। उनका संग्रह वास्तव में विशाल है। लू किंग ने विशाल खजाने में खड़े होकर अपने चारों ओर मौजूद खजानों से निकलने वाली हल्की आध्यात्मिक आभा को महसूस करते हुए सोचा। उस खजाने में कम से कम कई 100 ऐसी वस्तुएं थीं जिनमें आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित थी। हालांकि लू किंग की पारखी नजर में इनमें से अधिकांश खजाने उसके किसी काम के नहीं थे। उदाहरण के लिए वहां मौजूद कई जादुई कलाकृतियां और आध्यात्मिक उपकरण उन चीजों से घटिया थे जो लू किंग सही सामग्री मिलने पर खुद बना सकता था। इस प्रकार यद्यपि शीत जल महल का संग्रह विशाल था, फिर भी वास्तव में उच्च श्रेणी के खजाने बहुत कम और दुर्लभ थे। प्राचीन साधना युग के पतन को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। यान से लू किंग को पता चला था कि उस युग के अंतिम दिनों में शक्तिशाली साधकों ने अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए पूरे क्षेत्र में घूमकर सर्वोत्तम खजाने और आध्यात्मिक वस्तुएं एकत्र की थीं। अधिकांश वास्तव में मूल्यवान वस्तुएं संभवतः कहीं ले जाई गई थीं या समय के साथ खो गई थीं। इस कमी के कारण ही लू किंग और शुवानकोंग पर्वत के बीच युद्ध के दौरान भी उनके भिक्षुओं के पास असाधारण जादुई कलाकृतियों की कमी थी। इसी प्रकार शीत जल महल की वर्तमान दुर्दशा, जिसमें उसे अस्थिर नींव वाले नवविकसित स्वर्णकोर साधक ली चांगबो द्वारा घेर लिया गया है, भी इसी ऐतिहासिक क्षरण में निहित थी। तथाकथित 4 महान गुप्त क्षेत्र मूलतः प्राचीन युग के शीर्ष संप्रदायों द्वारा छोड़े गए अवशेष थे, जो प्रस्थान करने से पहले अपने अधिकांश बहुमूल्य खजाने अपने साथ ले गए थे। ये तथ्य कि शीत जल महल हजारों वर्षों से आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी के बावजूद इतना प्रभावशाली संग्रह इकट्ठा करने में कामयाब रहा, अपने आप में उल्लेखनीय था। खजाने के विशाल भंडार को देखकर लू किंग ने प्रत्येक वस्तु की अलग अलग जांच नहीं की। इसके बजाय उसने खजाने का अवलोकन करने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का प्रयोग किया। अचानक उनके चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया और खजाने के एक विशेष हिस्से की ओर देखते हुए उनके चेहरे पर आश्चर्य का एक संकेत दिखाई दिया। उसके भौह चक्र में स्थित पृथ्वी आत्मा मोती से एक हल्की सी हलचल उत्पन्न हुई।
इस हलचल का स्रोत उसी दिशा में था जिस दिशा में वह अब देख रहा था। आदरणीय महोदय, हान लिंगशुंग ने उनकी प्रतिक्रिया देखकर पूछा। मुझे कुछ दिलचस्प मिला है, क्या मैं इसे करीब से देख सकती हूँ? लू किंग मुस्कुराई। बिल्कुल, अगर कोई बात आपका ध्यान आकर्षित करती है तो ये हमारे लिए सम्मान की बात होगी, हान लिंगशुंग ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। अपनी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का अनुसरण करते हुए लू किंग खजाने के भीतर और गहराई तक चला गया, रास्ते में मौजूद कई अन्य खजानों को अनदेखा करते हुए। अंततः वह पीछे की ओर एक शेल्फ के सामने रुक गया। शेल्फ के एक खाने में मुट्ठी के आकार का गहरे लाल रंग का एक गोला रखा हुआ था। जैसे ही लू किंग ने इसे देखा, उसे अचानक एक एहसास हुआ, तो यह वही वस्तु है। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को सक्रिय करते हुए लू किंग ने गोले के अंदर झांका। तुरंत ही एक हल्की बैंगनी चमक ने गोले को घेर लिया और पाठ की कई पंक्तियां दिखाई देने लगीं। अग्नि आत्मा मोती, अग्नि तत्व के सार से निर्मित एक रहस्यमय गोला। इसमें अनेक अद्भुत और रहस्यमयी क्षमताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि आत्मा मोती केवल पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्सों में बनते हैं, जहां अग्नि तत्व की ऊर्जा सबसे सघन होती है। इसमें अग्नि तत्व के नियमों की शक्ति समाहित है, जो इसे आध्यात्मिक कलाकृतियों के निर्माण के लिए एक आदर्श प्राकृतिक आधार बनाती है। मोती फिलहाल निष्क्रिय अवस्था में है। जानकारी पढ़ने के बाद लू किंग ने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। ये गोला 5 मौलिक आत्मा मोतियों में से एक था। अग्नि आत्मा मोती, उसके भौहें चक्र में स्थित पृथ्वी आत्मा मोती के साथ इसका प्रतिध्वनि इन मौलिक खजानों के बीच संबंध का प्रमाण था। महल के स्वामी, मैं यह मोती ले लूंगा, लू किंग ने बिना किसी झिझक के अपना निर्णय घोषित किया। यह मोती, हान लिंगशुंग चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि लू किंग इतनी साधारण सी वस्तु चुनेगी। क्या महल के स्वामी इस वस्तु को नहीं पहचानते? लू किंग ने उसकी प्रतिक्रिया को देखते हुए उत्सुकता से पूछा। हान लिंगशुंग की आंखों में एक तरह की अनुभूति झलक उठी। हे पूज्यवर, मैं आपके मार्गदर्शन की आभारी रहूंगी। उसने शुरू में इसे एक सामान्य खजाना समझकर खारिज कर दिया था, लेकिन लू किंग की दिलचस्पी ने कुछ और ही संकेत दिया। इसे अग्नि आत्मा मोती कहते हैं, जो अग्नि तत्व का एक सर्वोच्च खजाना है। यदि इसे पूरी तरह से सक्रिय कर दिया जाए और अन्य सामग्रियों के साथ मिलाया जाए तो इसे एक शक्तिशाली अग्नि तत्व से युक्त आध्यात्मिक कलाकृति में परिष्कृत किया जा सकता है, लू किंग ने स्पष्ट रूप से समझाया और हान लिंगशुंग की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखा कि कहीं उसे अपने प्रस्ताव पर पछतावा तो नहीं हो रहा है। क्या यह वही पौराणिक अग्नि आत्मा मोती है? हान लिंगशुंग के चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था, क्योंकि उसने गहरे लाल गोले का बारीकी से निरीक्षण किया। इस साधारण दिखने वाले मोती का उसकी संप्रदाय के प्राचीन ग्रंथों में वर्णित कलाकृति से मेल बिठाना मुश्किल था। ऐसा लगता है कि महल के स्वामी को वास्तव में इसके मूल के बारे में जानकारी नहीं थी। अगर आपको इसे भेंट करने का पछतावा है तो मैं कुछ और चुन सकता हूँ, लू किंग ने उदारतापूर्वक कहा। हान लिंगशुंग मुस्कुराई और सिर हिलाया। आदरणीय, आप मुझे कम आंक रहे हैं। चूंकि मैंने आपको हमारे खजाने से चुनने के लिए आमंत्रित किया है, इसलिए इसमें स्वाभाविक रूप से यह अग्नि आत्मा मोती भी शामिल है। दरअसल यह मोती हमारे संप्रदाय के पूर्वजों में से एक द्वारा हजारों साल पहले अपनी यात्राओं के दौरान लाया गया था। तब से यह यहीं पड़ा है। इसकी असली प्रकृति अज्ञात है। आपकी दूरदर्शिता के बिना यह आने वाली सदियों तक गुमनामी में ही पड़ा रह सकता था। इसका दोबारा चमकना सौभाग्य की बात है। अगर आपको किसी और चीज में दिलचस्पी हो तो बेझिझक ले लीजिए, भले ही आप इस खजाने को खाली कर दें। ये हमारे शीत जल महल के प्रति आपके द्वारा दिखाई गई अपार कृपा का एक छोटा सा प्रतिफल ही होगा। उनकी सच्ची भावना और उदारता ने लू किंग को बहुत प्रभावित किया। गुप्त क्षेत्र पर शासन करने में सक्षम व्यक्ति का व्यक्तित्व वास्तव में प्रभावशाली होता है, उसने सोचा। शुवानकोंग पर्वत के भिक्षुओं की तुलना में हान लिंगशुंग का स्तर बिल्कुल अलग था। अध्याय 454 अध्याय 454 लू किंग को ये कहते हुए सुनकर कि उसने फ्रॉस्ट आइज ट्रू रिकॉर्ड को पूरी तरह से समझ लिया है, हान लिंगशुंग पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसका दिल अविश्वास से भर गया। उसे विरासत में मिली जेड की पर्ची सौंपे हुए अभी कुछ ही समय बीता था। मुश्किल से 15 मिनट ही बीते थे। फिर भी लू किंग ने दावा किया कि वह फ्रॉस्ट आइज ट्रू रिकॉर्ड को पूरी तरह से समझ चुका है। ये ध्यान देने योग्य है कि यह एक ऐसी साधना विधि थी जो नवोदित आत्मा स्तर की थी और साधकों को सीधे नवोदित आत्मा लोक तक ले जाने में सक्षम थी। इतनी जल्दी इसे समझ पाना अभूतपूर्व था, यहाँ तक कि इस स्तर की तकनीकों के लिए भी। इस क्षण हान लिंगशुंग को वास्तव में समझ में आया कि दुनिया में आध्यात्मिक पुनरुत्थान हाल ही में होने के बावजूद लू किंग ने इतनी अथाह गहन स्तर तक साधना करने में कैसे कामयाबी हासिल की थी। उनकी समझ और खेती बाड़ी की क्षमता नश्वर समझ से परे थी, बिल्कुल असाधारण। महल के स्वामी, आपके शीत जल महल की विरासत ने मुझे बहुत प्रेरणा दी है। ये साधना विधि आपके लिए भी उपयोगी हो सकती है, इसे स्वीकार कीजिए। लू किंग ने साधना विधि से युक्त एक जेड पर्ची सौंप दी। हान लिंगशुंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन तुरंत ही उसने इनकार में सिर हिला दिया। आदरणीय एल्डर, हमारे शीत जल महल पर आपकी कृपा हमारे लिए अपूरणीय है। मैं भला ऐसे अनमोल उपहार को कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? मुझे दूसरों का फायदा उठाना पसंद नहीं है, लू किंग ने उदासीनता से कहा। हालांकि मैंने आपके शीत जल महल को बचाया, लेकिन आपने जो भोजन और अग्नि आत्मा मोती पहले दिए थे वे पर्याप्त प्रतिफल से कहीं अधिक हैं। इस नवजात आत्मा स्तर की विधि के लिए आपके संप्रदाय को मेरा कुछ भी ऋणी होने की आवश्यकता नहीं है।
इसे ले लीजिए। उनकी आवाज में दृढ़ स्वर सुनकर हान लिंगशुंग ने कुछ देर तक संकोच किया, लेकिन अंततः जेड स्लिप स्वीकार कर ली। ये देखकर लू किंग ने हल्की सी मुस्कान दी। महल के स्वामी, इस जेड पर्ची में निहित साधना विधि जल तत्व की ओर झुकी हुई है। हालांकि इसे केवल स्वर्णकोर क्षेत्र के शिखर तक ही विकसित किया जा सकता है। इसकी उत्पत्ति सरल नहीं है। यह एक प्रमुख विश्व के एक शक्तिशाली संप्रदाय की प्रमुख विरासतों में से एक थी। इससे प्राप्त होने वाली जानकारी स्वर्णिम मूल क्षेत्र के बारे में आपके भविष्य के साधना कार्यों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होनी चाहिए। दरअसल लू किंग द्वारा बताई गई साधना विधि उन 2 भाई साधुओं से जब्त की गई वस्तुओं में से एक थी। यद्यपि यह फ्रॉस्ट आइस ट्रू रिकॉर्ड की उच्चतम सीमा तक नहीं पहुंच पाए, फिर भी परिष्कार के मामले में यह उससे कहीं आगे थी। एक प्रमुख विश्व। हान लिंगशुंग पहले तो हैरान दिखीं, लेकिन जल्द ही उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए, क्योंकि उन्हें कुछ याद आ गया था। आदरणीय बुजुर्ग, बाहरी दुनिया में लंबे समय से यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि हाल ही में झोंकझोल में प्रकट हुए 2 रहस्यमय विशेषज्ञ अलौकिक प्राणी हो सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप सही कह रहे हैं? लू किंग ने सिर हिलाया। वे सचमुच स्वर्ग के पार से आए थे, दूसरे लोक के साधक। इसके अलावा वह दुनिया हमारी दुनिया से कहीं अधिक शक्तिशाली है। लेकिन चिंता मत करो, वह दुनिया यहाँ से बेहद दूर है। वे दोनों महज संयोग से हमारी दुनिया में आ गए। ये सुनकर हान लिंगशुंग ने मन ही मन बुदबुदाया, तो सचमुच दूसरे लोग भी हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हमारे पूर्वज, जिन्होंने कभी इस दुनिया को छोड़ा था, अपने प्रयासों में पूरी तरह से असफल नहीं रहे होंगे? लू किंग के विचारों में हलचल मच गई जब उसे वह बात याद आई जो यान ने एक बार कही थी, पिछले अमर युग के अंत में घटी घटनाओं के बारे में विवरण। उन्होंने पूछा, महल के स्वामी, क्या आपके शीत जल महल में पिछले अमर युग के अंत में हुई घटनाओं का कोई रिकॉर्ड है? शीर्ष अमर संप्रदाय कहाँ गए और 4 महान गुप्त लोगों को क्यों पीछे छोड़ दिया गया? हान लिंगशुंग अचानक पूछे गए इस प्रश्न से आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन उसने तुरंत अपने विचारों को समेट लिया। हमारे पूर्वजों ने वास्तव में अंतिम अमर युग के अंत में हुई अराजकता के बारे में कुछ अभिलेख छोड़े हैं। ली हुआओ कड़ाही में लू किंग और यान दोनों मंत्रमुग्ध होकर ध्यान से सुन रहे थे। अंतिम अमर युग के अंतिम दिनों के दौरान ली हुआ संप्रदाय और उसके कट्टर शत्रु संप्रदाय को बाहरी ताकतों द्वारा उकसाया गया, जिससे एक घातक संघर्ष शुरू हो गया। परिणामस्वरूप युद्ध इतना भयंकर हो गया कि दोनों संप्रदाय लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गए। ली हुआ संप्रदाय के युवा गुरु कई वरिष्ठों की मदद से बुरी तरह क्षतिग्रस्त ली हुआ कड़ाही को लेकर भागने में सफल रहे। उन्होंने संप्रदाय के एक गुप्त अड्डे में शरण ली। हालांकि युवा गुरु अंततः अपनी चोटों के कारण दम तोड़ गए और उस गुप्त अभयारण्य में उनकी मृत्यु हो गई। ली हुआओ कड़ाही की जादुई आत्मा यान अपनी वास्तविक आत्मा लगभग खो चुकी थी, जिसके कारण वह एक लंबी नींद में चली गई थी। इसलिए उसे उस युग में साधना जगत के व्यापक घटनाक्रमों की कोई जानकारी नहीं थी। उसे शत्रु संप्रदाय के भाग्य के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। हान लिंगशुंग ने आगे कहा, हमारे संप्रदाय के अभिलेखों के अनुसार अंतिम अमर युग का अंत पूर्ण अराजकता से चिन्हित था। असंख्य अमर संप्रदायों ने सीमा भेदी नाव पर सवार होने के अवसर के लिए भयंकर युद्ध लड़े। सीमा तोड़ने वाली नाव। लू किंग ने इस शब्द को पकड़ लिया। हाँ, हान लिंगशुंग ने सिर हिलाया। स्वर्ग और मनुष्य के पंच क्षयों से बचने के लिए साधना जगत के नवोदित आत्मा स्तर के विशेषज्ञों ने बैठक की और एक योजना तैयार की। संपूर्ण साधना जगत के संसाधनों को एकत्रित करके उन्होंने एक विशाल आध्यात्मिक कलाकृति का निर्माण किया, एक उड़ने वाली नाव जो हमारी दुनिया की सीमाओं को भेदने और तारों की यात्रा करने में सक्षम है। इन विशेषज्ञों और अनगिनत संप्रदायों के संयुक्त प्रयासों से ही सीमा तोड़ने वाली नाव का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया। लेकिन इस उपलब्धि ने एक और दुविधा को जन्म दिया, इस पर सवार होने का अधिकार किसे होगा? यद्यपि नाव विशाल थी, फिर भी उसमें जगह सीमित थी। वह सभी साधकों को इस दुनिया से दूर नहीं ले जा सकती थी। इस प्रकार नाव पर स्थित स्थान अमूल्य हो गए। जीवन रक्षा की आशा से प्रेरित होकर इन संप्रदायों ने नवजात आत्मा स्तर के विशेषज्ञों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित होकर युद्धों की एक श्रृंखला शुरू की। केवल विजयी संप्रदायों को ही नाव पर सवार होने का अधिकार प्राप्त हुआ। हान लिंगशुंग ने आह भरी। हमारे संप्रदाय के अभिलेखों में इन लड़ाइयों को विनाशकारी बताया गया है। इन संघर्षों में अमर संप्रदायों में से लगभग आधे का सफाया हो गया। अंततः विजयी संप्रदाय सीमा विभाजन नौक पर सवार होकर इस दुनिया से चले गए। और जहाँ तक 4 महान गुप्त लोगों की बात है, उनकी स्थापना हमारे पूर्वजों ने की थी। उनका मानना था कि तारों भरे आकाश की विशालता अज्ञात खतरों से भरी हुई है और उसमें जीवित रहने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए उन्होंने कुछ युवा शिष्यों का चयन किया और गुप्त क्षेत्रों को स्थापित करने के लिए आध्यात्मिक कलाकृतियों का उपयोग करते हुए उनके लिए अभयारण्य बनाए। भले ही सितारों की ओर उनकी यात्रा असफल रही हो, ये अभयारण्य उनकी विरासत का एक अंश संरक्षित रखेंगे। हान लिंगशुंग की व्याख्या सुनने के बाद लू किंग को अंततः अंतिम अमर युग के अंत में घटी घटनाओं और इतने सारे अमर संप्रदायों के लुप्त होने के कारण समझ में आ गए। पता चला कि वे एक आध्यात्मिक उड़ने वाले यान में सवार होकर इस दुनिया से चले गए थे। इस खुलासे से उनके मन में उठ रहे कई संदेह दूर हो गए। ली हुआओ कड़ाही के भीतर स्थित यान को भी एक आध्यात्मिक अनुभूति हुई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ली हुआ संप्रदाय और उसके विरोधियों के बीच संघर्ष अचानक बढ़ गया था। स्पष्ट रूप से पर्दे के पीछे मौजूद नवजात आत्मा स्तर के विशेषज्ञों ने इन घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसका उद्देश्य कुछ संप्रदायों को समाप्त करना और नाव के निर्माण के लिए उनके संसाधनों पर कब्जा करना था। ली हुआओ संप्रदाय को निशाना क्यों बनाया गया? इसका जवाब स्पष्ट था।
संप्रदाय धनी तो था, लेकिन उस समय उसके पास नवजात आत्मा स्तर के विशेषज्ञ का संरक्षण नहीं था। शियालांगजुन, उससे पूछो क्या यिन तियान संप्रदाय अंततः सीमा तोड़ने वाली नाव पर सवार होने में कामयाब रहा? यान ने अचानक हस्तक्षेप किया। अध्याय 454 अध्याय 454 लू किंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि उल्लेखित यिन तियान संप्रदाय वही संप्रदाय होना चाहिए जिसने अतीत में ली हुआ संप्रदाय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लू किंग का सवाल सुनकर हान लिंगशुंग ने एक पल सोचा, फिर अपना सिर हिलाया। मेरे शीत जल महल के अभिलेखों के अनुसार उन संप्रदायों में यिन तियान संप्रदाय का कोई उल्लेख नहीं था जो अंततः शून्य भेदन नौक पर सवार होकर रवाना हुए। ये सुनकर यान चुप हो गई। वास्तव में हान लिंगशुंग द्वारा दिए गए विवरण से ही उसे इस बात का संदेह हो गया था। उस समय जब ली हुआओ संप्रदाय और यिन तियान संप्रदाय के बीच संघर्ष हुआ तो ली हुआओ संप्रदाय अंततः पराजित और नष्ट हो गया, लेकिन यिन तियान संप्रदाय को भी भारी नुकसान हुआ। उनके अधिकांश शीर्ष विशेषज्ञ या तो मारे गए या घायल हो गए और उनकी संप्रदाय रक्षक आध्यात्मिक कलाकृति बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। ऐसी परिस्थितियों में उनके लिए अंतिम संप्रदाय युद्ध में जीवित रहना लगभग असंभव था। उनकी हार स्वाभाविक ही थी। हालांकि यान को ये पता था कि यिन तियान संप्रदाय का भी ऐसा ही हश्र हुआ था, फिर भी उसे इस तथ्य से कोई सांत्वना नहीं मिली, क्योंकि यान समझ गया था कि ली हुआओ संप्रदाय और यिन तियान संप्रदाय संभवतः उन प्राचीन नवोदित आत्मा साधकों की योजनाओं में सिर्फ मोहरे मात्र थे जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे। लू किंग ने यान की चुप्पी को भांप लिया और उसके भावों को मोटे तौर पर समझ लिया। आगे कुछ कहने के बजाय उन्होंने हान लिंगशुंग की ओर मुड़कर एक और प्रश्न पूछा, दिव्य रून संप्रदाय का क्या हुआ? क्या वह संप्रदाय शून्य भेदन पोत पर सवार होने में कामयाब रहा? और अंत में दानव जाति और समुद्री जाति का क्या हुआ? हान लिंगशुंग ने लू किंग को उत्सुकता भरी नजरों से देखा। उसे यह बात अजीब लगी कि जहां एक और ग्रैंडमास्टर को साधना के प्राचीन युग के बारे में बहुत कम जानकारी थी, वहीं वे कुछ संप्रदायों से असामान्य रूप से परिचित थे और उनका सटीक नाम बता सकते थे। अपनी जिज्ञासा के बावजूद उसने इसे जाहिर नहीं किया, बल्कि कुछ सोच विचार करने के बाद जवाब दिया, दिव्य रून संप्रदाय निश्चित रूप से शून्य भेदन नौक पर मौजूद था। अभिलेखों में इस संप्रदाय को अत्यंत शक्तिशाली बताया गया है। यद्यपि अन्य संप्रदायों की तुलना में उनके शिष्यों की संख्या काफी कम थी, फिर भी उनमें से प्रत्येक असाधारण प्रतिभा का धनी और अत्यंत शक्तिशाली था। ऐसा कहा जाता है कि उस समय डिवाइन रून सेक्ट में 2 नवजात आत्मा के साधक थे। इतनी ताकत के साथ उनमें स्वाभाविक रूप से नाव पर चढ़ने की योग्यता थी। दरअसल हमारे पूर्वजों के अभिलेखों के अनुसार दिव्य रून संप्रदाय ने संप्रदाय युद्ध में भाग ही नहीं लिया था। उन्हें सीधे नाव पर चढ़ने का अधिकार दिया गया था। जहां तक दानव और समुद्री जातियों का सवाल है, ये दोनों समूह रहस्य में डूबे हुए थे। ऐसी अफवाहें हैं कि जैसे ही विपत्ति मंडराई, दानव जाति के नेता कई महान दानवों के साथ रातों रात गायब हो गए। समुद्र की गहराई में रहने वाली समुद्री जाति हम मानव कृषकों की पहुंच से बाहर थी, इसलिए कोई भी उनके अंतिम भाग्य के बारे में नहीं जानता। क्या अंत में दानव जाति विलुप्त हो गई? लू किंग ने चुपचाप इस जानकारी को नोट कर लिया। राक्षस जाति में उनकी रुचि का स्रोत शियाओ ली ही थे। यान के अनुसार जियाओ ली के माता पिता संभवतः दानव जाति के प्रमुख व्यक्ति रहे होंगे। यदि दानव जाति ने भी मानव साधकों के उच्च कोटि के लोगों की तरह इस लोक को छोड़ने का विकल्प चुना होता, तो संभव है कि जियाओ ली के माता पिता वास्तव में नष्ट नहीं हुए होते। ग्रैंडमास्टर, क्या आपका सचमुच यही मतलब है कि हमारी दुनिया के अलावा भी दूसरी दुनियाएं मौजूद हैं? हान लिंगशुंग ने इस समय पूछा। ये बिल्कुल सच है। न केवल अन्य दुनियाएं मौजूद हैं, बल्कि वे आकाश के तारों की तरह असंख्य हैं। हालांकि ये दुनियाएं हमारी दुनिया से बेहद दूर हैं। यहाँ तक कि एक नवजात आत्मा साधक को भी केवल अपनी शक्ति पर निर्भर रहते हुए दूसरी दुनिया तक की दूरी तय करने में सदियां लग जाएंगी। लू किंग का जवाब मंगड़ंत नहीं था। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति को हराने के बाद उसने उस व्यक्ति की थैली से एक तारामंडलीय मानचित्र प्राप्त कर लिया था। नक्शे से पता चला कि वह जिस दुनिया में वर्तमान में रह रहा था, वह एक दूरस्थ अंधेरे सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित थी। दरअसल यह इतना दूरस्थ स्थान था कि इसे मानचित्र पर भी दर्ज नहीं किया गया था। तारामंडल मानचित्र के अनुसार निकटतम ग्रह ब्रह्मांडीय अंधकार के एक अकल्पनीय विशाल विस्तार से अलग था। इससे ये स्पष्ट हो गया कि पिछली सदी के साधकों ने शून्य को भेदने वाले जहाज को बनाने का कष्ट क्यों उठाया था। तारामंडल मानचित्र के मार्गदर्शन के बिना यहाँ तक कि एक नवोदित आत्मा साधक भी अंधकार के अंतहीन विस्तार का सामना करने पर शक्तिहीन हो जाएगा और संभवतः निराशा से अभिभूत हो जाएगा। क्या नवदीक्षित आत्मा के साधकों को भी सदियों की यात्रा की आवश्यकता होती है? हान लिंगशुंग पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में होने के कारण वह इस बात को लेकर अनिश्चित थी कि क्या वह भविष्य में गोल्डन कोर दायरे में प्रवेश करने में भी सफल हो पाएगी। इतनी विशाल दूरी का विचार उसकी समझ से परे था। उसी समय उसे आखिरकार समझ में आ गया कि पूर्वज जाने के बाद कभी वापस क्यों नहीं लौटते थे। इतनी अकल्पनीय दूरी के साथ भले ही उन्हें बसने के लिए कोई जगह मिल जाए, लेकिन ये संभावना नहीं थी कि कोई भी वापसी की यात्रा करने में इतना समय खर्च करने को तैयार होगा। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो तकनीक आपको बताई है उससे कोई परेशानी नहीं होगी। जिस संप्रदाय से वह तकनीक संबंधित है वह एक अतुलनीय रूप से दूर स्थित विशाल संसार में निवास करता है। उनके लिए हमारे संसार में लौटना लगभग असंभव है। तारामंडल मानचित्र पर बने चिन्हों से लू किंग को पता चल गया था कि धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति और उसका साथी भाग्य के संयोग और उनकी शून्य उड़ने वाली नाव की चमत्कारी प्रकृति के कारण यहाँ आ गए थे।
उनका संप्रदाय तियान्युआन नामक एक दुनिया में रहता था, जो इस दुनिया से असीम रूप से दूर एक स्थान था। वहां तक यात्रा करने के लिए भी टेलीपोर्टेशन सिस्टम को शक्ति प्रदान करने के लिए स्पिरिट स्टोन्स की भारी संपत्ति की आवश्यकता होगी। इसके अलावा भले ही दूसर वस्त्रधारी व्यक्ति का संप्रदाय उसकी मृत्यु के स्थान का पता लगा ले, लू किंग को संदेह था कि वे 2 गोल्डन कोर शिष्यों को वापस लाने के लिए इतने संसाधन खर्च करेंगे। हान लिंगशुंग ग्रैंडमास्टर की शिक्षाओं को याद रखेगी। अपने पास मौजूद जेड की पर्ची पर अंकित तकनीक के महत्व को समझते हुए हान लिंगशुंग ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसकी गंभीरता देखकर लू किंग ने हल्की सी मुस्कान दी। उन्होंने हान लिंगशुंग को यह अवसर इसलिए दिया था क्योंकि वे उनके चरित्र की सराहना करते थे। कोल्ड वाटर सिटी के लोगों की खातिर ली चांगबो की चुनौती को स्वीकार करने की उसकी तत्परता ने ली चांगबो का सम्मान अर्जित किया, भले ही अन्य लोग इसे मूर्खतापूर्ण मानते हों। यहाँ तक कि लू किंग ने भी स्वीकार किया कि वह दूसरों के लिए ऐसा बलिदान नहीं करता, लेकिन इससे उन्हें ऐसे सद्गुण की प्रशंसा करने से नहीं रोका। इसलिए वह उसकी प्रगति में सहायता के लिए उसे उच्च स्तरीय गोल्डन कोर विरासत प्रदान करने के लिए तैयार था। शीत जल महल की इस यात्रा से बहुत कुछ सीखने के बाद लू किंग को पता था कि अब जाने का समय आ गया है। हान लिंगशुंग की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, महल के स्वामी, अब जबकि यहाँ के मामले सुलझ गए हैं, मुझे अब विदा लेनी होगी। अध्याय 455 1 अध्याय 455 1 लू किंग के जाने का सामना करते हुए हान लिंगशुंग के उसे रोकने के कई प्रयासों के बावजूद लू किंग ने अंततः जाने का विकल्प चुना। बड़ी बहन लिंगशुंग, हम अब जा रहे हैं, भविष्य में मुझसे मिलने जरूर आना। आइस पैलेस के बाहर जियाओ यान ने अनिच्छा से कहा, ठीक है, जब मुझे समय मिलेगा तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। हान लिंगशुंग ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया। वह अपनी इस चंचल और प्यारी छोटी बहन से काफी लगाव रखने लगी थी। पूर्व महल प्रमुख की पुत्री होने के नाते हान लिंगशुंग को जन्म से ही विशेषाधिकार प्राप्त था और शीत जल महल में उनका अत्यंत सम्मान किया जाता था। उनके साथ इतना आत्मीय व्यवहार होना दुर्लभ था और उन्हें इससे विदा लेना कठिन लग रहा था। विदाई के बाद लू किंग ने शियाओ यान का हाथ पकड़ा और वे दोनों आकाश में उड़ गए। कोल्ड वाटर सिटी से भी आगे हान लिंगशुंग तब तक स्थिर खड़ी रही और देखती रही जब तक कि उनकी आकृतियां दृष्टि से ओझल नहीं हो गईं। महल के स्वामी, क्या सर्वोच्च बुजुर्ग चले गए हैं? इसी क्षण हान लिंगशुंग के पीछे कई आकृतियां प्रकट हुईं। जी हाँ, परम पूज्य ने कहा कि यह यात्रा शियाओ यान को विश्व भ्रमण कराने के लिए है। उनका हमारे शीत जल नगर का आगमन महज एक संयोग था। हान लिंगशुंग ने सिर हिलाते हुए कहा। और ली चांगबो के बारे में क्या? एक व्यक्ति ने हिचकिचाते हुए पूछा। परम गुरु ने कहा कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे। ये सुनकर बाकी लोग स्पष्ट रूप से राहत महसूस करने लगे। आखिरकार ली चांगबो जैसे स्वर्णकोर साधक का, जो उनसे गहरी दुश्मनी रखता था, दुनिया में मौजूद रहना लगातार बेचैनी का कारण था। तनाव कम होने के साथ ही समूह में फिर से खुशनुमा माहौल लौट आया। एक व्यक्ति ने टिप्पणी की, किसने सोचा होगा कि वह ऐसे अकल्पनीय स्तर तक पहुंच जाएगा, यहाँ तक कि गोल्डन कोर का साधक भी उसके सामने पूरी तरह से शक्तिहीन है। बिल्कुल, दूसरे ने आह भरते हुए सहमति जताई। कुछ समय पहले जोंगझोउ में हमने उसे कष्टों से गुजरते हुए और दिव्य लोक में प्रवेश करते हुए देखा था। इतना कम समय बीता है और फिर भी वह इतना शक्तिशाली हो गया है। आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुद्धार के बाद वह सबसे पहले कष्ट भोगने वाला व्यक्ति था। पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश करने के क्षण में भी वह बिजली के प्रकोप को बुला सकता था। ऐसा व्यक्ति हमारी समझ से परे है। ये वे प्रमुख शिष्य थे जिन्हें कोल्ड वाटर पैलेस ने जोंगझोउ में सौभाग्यशाली अवसरों की तलाश में भेजा था। हालांकि उन्होंने लू किंग की कठिनाइयों को देखा था और जानते थे कि उनकी भविष्य की उपलब्धियां असाधारण होंगी, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह युवक इतनी अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। महज 2-3 वर्षों में वह अब आसानी से गोल्डन कोर के साधकों को मार सकता था। यहाँ तक कि गहरी जड़ों वाला शुवानकोंग पर्वत भी उसके हाथों पूरी तरह नष्ट हो गया था। शुवानकोंग पर्वत के बारे में सोचते हुए वे खुद को भाग्यशाली महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। सौभाग्यवश उन्होंने जोंगझोउ में रहने के दौरान इस व्यक्ति को नाराज नहीं किया था, अन्यथा ली चांगबो के खतरा बनने से पहले ही उनका विनाश हो सकता था। फिर भी उनके साथ अच्छे संबंध रखना कोल्ड वाटर पैलेस के लिए बहुत बड़ा लाभ है। अब से जो भी हमें चुनौती देने की हिम्मत करेगा उसे 2 बार सोचना पड़ेगा, किसी ने मुस्कुराते हुए कहा। बाकी सभी ने सहमति में सिर हिलाया। दशकों पहले हुई उस विनाशकारी उथल-पुथल के बाद से कोल्ड वाटर पैलेस की नींव काफी कमजोर हो गई थी। इस घटना में कई अनुभवी विशेषज्ञ मारे गए। हालांकि ये घटनाएं एक गुप्त क्षेत्र में घटी थीं, इसलिए बाहरी लोगों को इनके बारे में पता नहीं था। लेकिन इस बार पूर्व महल प्रमुख की परीक्षा में विफलता और ली चांगबो के आक्रमण के बाद उनकी कमजोरी उजागर हो गई। सच्चाई ये थी कि शीत जल महल में स्वर्ण कोर स्तर या उससे ऊपर के शक्तिशाली साधकों की कमी थी। उन्हें आशंका थी कि कई गुट इस अवसर का लाभ उठाकर उन्हें निशाना बनाएंगे। हालांकि लू किंग से संबंध होने के कारण ये गुट अब कोई भी कदम उठाने से पहले 2 बार सोचेंगे। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि महल के स्वामी ने लू किंग के लिए खजाना क्यों खोल दिया था, ताकि वह अपनी पसंद की कोई भी वस्तु स्वतंत्र रूप से चुन सके, और यहाँ तक कि उन्होंने अपना सबसे कीमती फ्रॉस्ट आइस ट्रू रिकॉर्ड भी बिना किसी प्रतिरोध के पेश किया था। उन्हें एक शक्तिशाली समर्थक की सख्त जरूरत थी। इतना आत्मसंतुष्ट मत हो जाओ, हान लिंगशुंग ने ठंडे लहजे में उनकी चर्चा को रोकते हुए कहा। दूसरों पर निर्भर रहना कभी भी दीर्घकालिक समाधान नहीं होता। उधार ली गई शक्ति हमें केवल कुछ समय तक ही सुरक्षित रख सकती है। हालांकि सर्वोच्च गुरु संभावित खतरों को डरा सकते हैं, लेकिन दुनिया मूर्खों से भरी पड़ी है।
पर्याप्त समय मिलने पर कोई न कोई निश्चित रूप से लापरवाही भरा कदम उठाएगा। यदि हम कोल्ड वाटर पैलेस की पुरानी शान को बहाल करना चाहते हैं तो हमें खुद पर ही निर्भर रहना होगा। यदि हमारा महल विपत्तियों का सामना करने और स्वर्णिम मूल क्षेत्र को प्राप्त करने में सक्षम साधकों का उत्पादन करता है, तभी हम अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सकेंगे। उस समय कोई भी हमारे खिलाफ द्वेषपूर्ण विचार रखने की हिम्मत नहीं करेगा। ली चांगबो जैसे स्वर्णिम कोर साधक भी इतनी निर्भीकता से कार्य करने का साहस नहीं करेंगे। इसलिए आने वाले दिनों में अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करें और सफलता प्राप्त करने का प्रयास करें। आइए जल्द से जल्द शीत जल महल का सम्मान वापस दिलाएं। उसके शब्दों ने सभी को गंभीर कर दिया और उन्होंने गंभीरता से उत्तर दिया, जी महल के स्वामी। शिष्यों को उपदेश देने के बाद हान लिंगशुंग ने एक बार फिर उस दिशा में आकाश की ओर देखा जिधर लू किंग गई थी। विरासत में मिली जेड की पर्ची पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। उसके साथ बिताए इस समय के दौरान उसने महसूस किया कि लू किंग का उसके प्रति रवैया उदासीनता का था। उसकी नजरों में वह एक राहगीर से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसके शब्दों से वह समझ गई कि उसकी महत्वाकांक्षाएं इस छोटी सी दुनिया से कहीं आगे बढ़कर सितारों से परे विशाल अज्ञात तक फैली हुई थीं। परलोक के ज्ञान ने उसके हृदय में एक गहरी लालसा जगा दी थी। जेड पर्ची को कसकर पकड़े हुए उसने बुदबुदाते हुए कहा, सर्वोच्च गुरुदेव, निश्चिंत रहें। मैं निश्चित रूप से स्वर्णिम कोर क्षेत्र तक पहुंचूंगी और आपको निराश नहीं करूंगी। युवा स्वामी, ऐसा लगता है कि शीत जल महल का वह महल स्वामी आपका इस्तेमाल कर रहा है। यान की आवाज सीधे लू किंग की आत्मा तक पहुंची। अरे, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? लू किंग ने उत्सुकता से पूछा। ये स्पष्ट है कि कोल्ड वाटर पैलेस को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी आंतरिक शक्ति में भारी गिरावट आई है। 4 महान गुप्त लोकों में से एक होने के नाते आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुद्धार के बावजूद उन्होंने अभी तक एक भी स्वर्ण कोर साधक उत्पन्न नहीं किया है। यहाँ तक कि ली चांगबो जैसा व्यक्ति जो नवविकसित गोल्डन कोर साधक है और जिसकी नींव अभी कमजोर है, उसने भी उन पर हावी होने का साहस किया। स्पष्टतः कोल्ड वाटर पैलेस किसी प्रकार की आपदा का शिकार हुआ है, जिसके कारण उसकी नींव ढह गई है। ली चांगबो के साथ हुई इस घटना के बाद उनकी सारी समस्याएं सबके सामने आ गई हैं। अब बस कुछ ही समय की बात है जब दूसरे गुट भी दुर्भावनापूर्ण इरादे पालने लगेंगे। इसीलिए महल की मुखिया आपसे इतनी कृपा पाने के लिए बेताब है। वह आपकी प्रतिष्ठा का लाभ उठाकर किसी भी महत्वाकांक्षी ताकत को रोकना चाहती है। यान के विश्लेषण ने कोल्ड वाटर पैलेस के इरादों को उजागर कर दिया। तो उन्हें मेरी प्रतिष्ठा उधार लेने दो, लू किंग ने बेपरवाही से जवाब दिया। ये तो बस आपसी लाभ की बात है। मुझे जो अग्नि आत्मा मोती मिला है वह मेरे लिए बहुत उपयोगी है, बाकी सब तो तुच्छ है। लू किंग हान लिंगशुंग की साजिशों से पूरी तरह वाकिफ थी। अध्याय 455 2 अध्याय 455 2 यह एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया थी। जब तक यह उसके सिद्धांतों और न्यूनतम सीमा का उल्लंघन नहीं करता, लू किंग को ऐसे तुच्छ मामलों की परवाह नहीं थी। ये सुनकर यान चुप हो गया। इसका मकसद सिर्फ लू किंग को याद दिलाना था और चूंकि वह पहले ही समझ चुका था, इसलिए विस्तार से बताने की कोई जरूरत नहीं थी। कोल्ड वाटर सिटी छोड़ने के बाद लू किंग ने शियाओ यान के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। शाम होते होते वे एक नए शहर में पहुंच गए जहां उन्होंने रात बिताई। एक सराय में ठहरने की व्यवस्था करने के बाद लू किंग ने शियाओ यान के सो जाने का इंतजार किया और फिर अपनी दैवीय चेतना का उपयोग करके ली हुआओ कड़ाही में प्रवेश किया। युवा स्वामी, यान ने तुरंत उनका अभिवादन किया। ली चांगबो के बारे में क्या? लू किंग ने पूछा। वह अभी भी कैद में है। वह आदमी आश्चर्यजनक रूप से शांत है। घबराहट के शुरुआती दौर के बाद वह पूरी तरह से शांत हो गया है, यान ने जवाब दिया और हाथ हिलाकर एक स्थानिक जेल का दृश्य दिखाया जिसमें अंदर की स्थिति प्रदर्शित थी। अंदर ली चांगबो पालथी मारकर बैठे थे। उनकी आंखें ध्यान में लीन थीं और वे पुनर्तः शांत प्रतीत हो रहे थे। जाहिर है वे बाहर की घटनाओं से बेखबर थे और लू किंग या यान को नहीं देख पा रहे थे। ये देखकर लू किंग ने अपनी दिव्य चेतना का प्रयोग किया और स्थानिक कारागार की सीलिंग शक्ति को हटा दिया। ली चांगबो ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं। लू किंग और यान को देखते ही उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। खासकर यान का रूप देखकर उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह कोई इंसान नहीं है। यहाँ आपका अनुभव कैसा रहा? क्या आप सहज महसूस कर रहे हैं? लू किंग ने उदासीनता से पूछा। ये जगह अंधेरी है लेकिन शांत है, ली चांगबो ने जवाब दिया। लू किंग मुस्कुराया और औपचारिकताओं को दरकिनार करते हुए बोला, ली चांगबो, तुम्हारी साधना आध्यात्मिक पत्थरों पर आधारित थी। बताओ, इतने सारे पत्थर तुम्हें कहाँ से मिले? ये सुनकर ली चांगबो का संयम डगमगा गया। वह लू किंग को घूरने लगा, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि इस रहस्यमय युवक को उसका सबसे गहरा राज कैसे पता चल गया। यहाँ तक कि पहले झेले गए भयानक भ्रमों के दौरान भी उसने इस राज का एक शब्द भी नहीं बताया था। हैरान हो, लू किंग ने उसके चेहरे के भाव देखकर कहा, तुम्हें लगता है कि ऐसा रहस्य किसी को पता नहीं चलेगा? तुम्हारी बुनियाद कमजोर है, औसत गोल्डन कोर साधक से भी बहुत नीचे। तुमने अपनी ताकत तेजी से बढ़ाने के लिए कोई शॉर्टकट जरूर अपनाया होगा। इस दुनिया में केवल स्पिरिट स्टोन ही ऐसे परिणाम दे सकते हैं। ली चांगबो का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उनके जीवन का सबसे बड़ा गौरव वज्रपात से बचकर स्वर्ण कोर क्षेत्र प्राप्त करना था, जिसने उन्हें दुनिया के कुलीन साधकों में स्थान दिलाया था। लू किंग द्वारा उन्हें कमजोर कहना उन्हें बहुत चुभ गया। फिर भी अपने गुस्से के बावजूद ली चांगबो ने बहस करने की हिम्मत नहीं की। उनके पहले के टकराव से यह स्पष्ट हो गया था कि लू किंग की ताकत अथाह और उसकी अपनी ताकत से कहीं अधिक थी। खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लेने के बाद ली चांगबो बोला, तो सीनियर ने मुझे स्पिरिट स्टोन की वजह से पकड़ा है।
ये काफी सरल है। अगर सीनियर मुझे रिहा करने और मेरी सुरक्षा की गारंटी देने की शपथ लेते हैं तो मैं उनका ठिकाना बता दूंगा। तुम्हें आत्मा की शपथों के बारे में पता है? लू किंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। तुम्हें प्राचीन साधना युग से कुछ विरासत जरूर मिली होगी। पिछले युग में आत्मा शपथ एक व्यापक रूप से ज्ञात तकनीक थी, हालांकि वर्तमान युग में इसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। ली चांगबो की चुप्पी ने लू किंग के अनुमान की पुष्टि कर दी। प्राचीन विरासत के बिना ली चांगबो कभी भी अपने दम पर गोल्डन कोर दायरे तक नहीं पहुंच पाता। फिर भी लू किंग ने आगे कहा, क्या आपको लगता है कि आप मेरे साथ बातचीत करने के योग्य हैं? ये शब्द सुनकर ली चांगबो ने अचानक ऊपर देखा। ठीक उसी समय लू किंग की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। पल भर में उसे नींद की एक लहर सी छा गई। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए ली चांगबो ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही क्षणों में उसने खुद को पहले से भी अधिक भयावह भ्रम में फंसा हुआ पाया। जब वह दोबारा जागा तो उसका चेहरा थकावट से बुरी तरह प्रभावित था। जैसा कि मैंने कहा, आप मुझसे बातचीत करने या रहस्य छिपाने की स्थिति में नहीं हैं, लू किंग ने कहा। उनके शब्दों से ली चांगबो कांप उठा। उसकी आंखों में भय स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उस मायाजाल में ली चांगबो ने अकल्पनीय यातनाएं सहन की, मानो 10 वर्षों की पीड़ा झेली हो। पीड़ा सहन न कर पाने के कारण उसने आत्मा पत्थरों का स्थान बता दिया। वरिष्ठ महोदय, चूंकि अब आपको स्थान का पता चल गया है तो क्या मैं आपसे विनम्रतापूर्वक दया की भीख मांग सकता हूँ? ली चांगबो ने विनती की। आप क्या सोचते हैं? लू किंग ने होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए पूछा। वरिष्ठ, ली चांगबो घबरा गया। हम एक दूसरे से कोई दुश्मनी नहीं रखते। आपको इतना निर्दयी क्यों होना है? यदि आप मुझे बख्श देंगे तो मैं आपके प्रति वफादार रहने की शपथ लेता हूँ। आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे नौकर की जरूरत नहीं है, लू किंग ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। तुमने धन और सत्ता के लिए अपनी पत्नी और बच्चों के खिलाफ साजिश रची। इतना अमानवीय व्यक्ति मेरी सेवा करने के योग्य नहीं है। इसके अलावा मैंने शीत जल महल के स्वामी से वादा किया था कि मैं तुम्हें फिर कभी इस धरती पर कदम नहीं रखने दूंगा। वरिष्ठ महोदय, कृपया। ली चांगबो की आवाज हताशा से कांप रही थी, लेकिन लू किंग ने उसकी बात सुनने में रुचि खो दी थी। एक ही विचार के साथ स्थानिक कारागार के भीतर एक पारदर्शी लौ प्रज्वलित हुई, जिसने ली चांगबो को अपनी चपेट में ले लिया। भयभीत होकर ली चांगबो ने आग का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी शक्ति जुटा ली, लेकिन अंततः ये जानकर उसे भयावहता का सामना करना पड़ा कि यह व्यर्थ था। यह आग असंभव, उसने चीखते हुए कहा, और उसका शरीर पिघलने लगा। उसकी अग्नि तत्व से प्राप्त आध्यात्मिक शक्ति भी बचाव में विफल रही। कुछ ही क्षणों में पारदर्शी लपटों ने उसे पूरी तरह से भस्म कर दिया। केवल एक धधकती लाल बत्ती ही पीछे छोड़ दी। एक कमजोर, डगमगाती हुई स्वर्णिम कोर नींव वाला व्यक्ति ली हुआओ कड़ाही की दक्षिणी उज्ज्वल ज्वाला का सामना करने की हिम्मत कैसे कर रहा है? कितना हास्यास्पद है, यान ने उपहास किया। प्राचीन काल में तो इससे कहीं अधिक शक्तिशाली स्वर्णिम कोर साधक भी इस ज्वाला के नीचे नष्ट हो चुके हैं। लू किंग ने हाथ बढ़ाकर मनके को उठाया और उसे छूने पर गर्म और चिकना पाया। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को सक्रिय करते हुए उसने तुरंत उसके सार को समझ लिया। यह कोई और नहीं बल्कि वह कलाकृति थी जिसे ली चांगबो ने अपनी पत्नी को धोखा देकर शीत जल महल से चुरा लिया था। एक खंडित उच्च श्रेणी की अग्नि तत्व कलाकृति। अध्याय 456 वन। अध्याय 456 वन। अग्निसार मोती लू किंग के कब्जे में जादुई कलाकृति का नाम था। मूल रूप से इसे सर्वोच्च श्रेणी का खजाना माना जाता था। हालांकि अतीत में किसी अज्ञात क्षति के कारण इसके प्रतिबंध कमजोर हो गए। अब इसमें केवल एक उच्च श्रेणी की कलाकृति की शक्ति ही शेष रह गई थी। इसके अलावा यह एक शक्तिशाली आक्रामक हथियार नहीं था, बल्कि सहायक भूमिका निभाने की ओर अधिक झुकाव रखता था। इसकी प्राथमिक क्षमता आध्यात्मिक ऊर्जा का तेजी से अवशोषण करना था, जिससे साधकों को अपनी आंतरिक आध्यात्मिक या जादुई शक्ति को शुद्ध रूप में परिष्कृत करने में सहायता मिलती थी। कुछ मायनों में यह उनकी पंचतत्व लौकी से मिलती जुलती थी। बेशक यह अग्निसार मोती केवल शुद्ध अग्नि तत्व शक्ति को ही परिष्कृत कर सकता है, जिससे ये केवल अग्नि तत्व तकनीकों के लिए समर्पित साधकों के लिए ही उपयुक्त है। पंच तत्व लौकी की तुलना में जो सभी 5 मौलिक ऊर्जाओं को परिष्कृत कर सकती थी, अग्निसार मोती बहुमुखी प्रतिभा और क्षमता दोनों में बहुत पीछे रह गई। जब लू किंग ने अपने हाथ में मौजूद अग्निसार मोती को देखा तो उसे अंततः समझ में आया कि ली चांगबो ने इतनी जल्दी स्वर्ण कोर क्षेत्र क्यों प्राप्त कर लिया था। उनकी स्वाभाविक रूप से अच्छी प्रतिभा के अलावा इसका अधिकांश श्रेय संभवतः इस कलाकृति को जाता है। फिर भी ली चांगबो ने प्रगति की राह में जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी की थी। फायर एसेंस पल पर भरोसा करते हुए उन्होंने स्पिरिट स्टोन को अत्यधिक परिष्कृत किया, जिससे उनके साधना स्तर में जबरदस्त वृद्धि हुई। हालांकि इससे वह आध्यात्मिक पुनरुत्थान के युग में स्वर्ण कोर क्षेत्र तक पहुंचने वाले सबसे तेज साधकों में से एक बन गया, लेकिन इसने उसकी नींव को भी अस्थिर कर दिया। वह धीरे धीरे कदम दर कदम प्रगति करने वाले स्वर्ण कोर साधक की तुलना में कहीं अधिक कमजोर था। यदि उसने धैर्य बनाए रखा होता और अग्निसार मोती की सहायता से अपनी नींव को लगातार मजबूत किया होता तो वह अंततः अपने आप में एक प्रमुख व्यक्ति बन सकता था। कुछ क्षण चिंतन करने के बाद लू किंग ने अपने विचारों को समेट लिया और अपनी आध्यात्मिक चेतना को अग्निसार मोती में विस्तारित किया। ये युद्ध की लूट थी और उसका इसे कोल्ड वाटर पैलेस को लौटाने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि वह स्वयं इसका उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन यह उसके गुरु के लिए एक उत्कृष्ट उपहार होगा, जो जल और अग्नि के दाव में साधना करते थे। ली चांगबो के पूरी तरह से नष्ट हो जाने के बाद फायर एसेंस पल का कोई मालिक नहीं रह गया था।
इस प्रकार लू किंग ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय का उपयोग करके आसानी से उसमें प्रवेश कर लिया और एक सरल शोधन प्रक्रिया शुरू कर दी। जांच करने पर उसने पाया कि फायर एसेंस पल में एक आंतरिक भंडारण स्थान था। छोटा होने के बावजूद इसमें कुछ वस्तुएं रखी जा सकती थीं। लू किंग की आंखों में समझदारी की एक झलक दिखाई दी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब उसने नानमिंग ब्राइट फायर से ली चांगबो को जलाया तो फायर एसेंस पल के अलावा कुछ भी नहीं बचा। पता चला कि उसकी सारी संपत्ति इसी कलाकृति के अंदर रखी हुई थी। जल्द ही लू किंग के सामने कई वस्तुएं प्रकट हुईं। उनमें से कुछ आध्यात्मिक चमक बिखेरते हुए, कुछ पवित्र पत्थरों का ढेर, 2 ज़ेड की पट्टियां और कुछ विविध सोने और चांदी की वस्तुएं भी शामिल थीं। लू किंग की नज़र सबसे पहले आध्यात्मिक पत्थरों पर पड़ी और वह मुस्कुराया। हालांकि पत्थरों का ढेर बड़ा नहीं था, जिसमें लगभग 16 या 17 पत्थर थे, लेकिन उनकी आध्यात्मिक चमक से संकेत मिलता था कि वे सभी निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर थे। हालांकि प्राचीन काल के साधना जगत में बड़े बड़े संप्रदाय भी आध्यात्मिक पत्थरों को रणनीतिक संसाधन मानते थे, जिनका उपयोग वे शायद ही कभी हल्के में करते थे। एक ही बार में 1 दर्जन से अधिक प्राप्त करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। कम से कम वे लू किंग की पहली पारी को पूर्ण रूप से पूरा करने की दिशा में प्रगति को तेज कर सकते थे। इसके अलावा ली चांगबो द्वारा मायावी क्षेत्र में पहले प्रकट की गई जानकारी के आधार पर ये आत्मा पत्थर उसके भंडार का केवल एक हिस्सा थे। अभी और भी कई आध्यात्मिक पत्थरों का खनन किया जाना बाकी था। इसके बाद लू किंग ने अपना ध्यान 2 ज़ेड की पर्चियों की ओर मोड़ा। इस बार उनकी विषय वस्तु को देखने के लिए अपनी जन्मजात क्षमताओं का उपयोग करने के बजाय उन्होंने सीधे अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से उन्हें पढ़ा। कुछ ही देर में लू किंग की आंखों में हैरानी का भाव झलकने लगा। जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी, ज़ेड की दोनों पर्चियां विरासत के दस्तावेज थीं। अप्रत्याशित रूप से दोनों पर्चियों में पूरी तरह से अलग अलग प्रकार की तकनीकों का दस्तावेजीकरण किया गया था। एक ज़ेड पर्ची में अग्नि तत्व साधना विधि का उल्लेख था, जो साधक को स्वर्ण कोर क्षेत्र के शिखर तक पहुंचाने में सक्षम थी। ये संभवतः ली चांगबो द्वारा अपनाई गई प्राथमिक साधना विधि थी, लेकिन दूसरी ज़ेड स्लिप में एक ऐसी विधि छिपी थी जो कहीं अधिक भयावह और खतरनाक थी। इसमें आध्यात्मिक आत्मा शक्ति के उपयोग का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें आत्मा की छाप को संघनित करने और उसे दूसरे साधक की चेतना में स्थापित करने का तरीका सिखाया गया है, जिससे उन्हें अपने नियंत्रण में एक कठपुतली में परिवर्तित किया जा सके। यह निस्संदेह एक शैतानी तकनीक थी, जो पूरी तरह से धार्मिक मार्ग के विपरीत थी। इसका अभ्यास करने से व्यक्ति का मन विकृत हो सकता है, जिससे उसकी साधना में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ली चांगबो द्वारा हान लिंगशुन को आत्मा की गुलाम बनाने की पहले दी गई धमकियों को याद करते हुए लू किंग को अब उसके आत्मविश्वास का स्रोत समझ में आ गया। कुछ देर सोचने के बाद लू किंग ने सफेद लौ की एक हल्की सी लकीर उत्पन्न की, जिससे राक्षसी तकनीक से युक्त ज़ेड पर्ची जलकर राख हो गई। ऐसी तकनीक जो मन के लिए हानिकारक और साधना के लिए अनुपयुक्त हो, अस्तित्व में रहने के लिए अनुपयुक्त थी। जहां तक अग्नि तत्व तकनीक की बात है, यह अभी भी कुछ हद तक मूल्यवान थी और परफेक्ट गोल्डन कोर मेथड के उनके निरंतर परिष्करण के लिए एक संदर्भ के रूप में काम कर सकती थी। ज़ेड की पट्टियों को देखने के बाद बाकी वस्तुओं में हमारी रुचि कम रह गई। लू किंग ने सोना और चांदी तो अपने पास रख लिया, लेकिन बाकी सब कुछ एक ही झटके में जला दिया। सब कुछ समाप्त करने के बाद वह ली हुआओ कड़ाही से बाहर निकल गया। अगली सुबह तड़के लू किंग और शियाओ यान एक पर्वतीय श्रृंखला के लिए उड़ान भरी। ये हैं शाश्वत पश्चाताप के पहाड़। तो ये ऐसे दिखते हैं। आकाश में मंडराते हुए लू किंग ने उत्सुकता भरे भाव से नीचे की लहरदार चोटियों का अवलोकन किया। उनकी नज़र में पहाड़ महज एक भूभाग नहीं थे। आपस में जुड़ी चोटियों और अद्वितीय भौगोलिक स्थिति ने एक प्राकृतिक संरचना का निर्माण किया, जो सूक्ष्म रूप से सैकड़ों मील के दायरे से आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसके अलावा ये संरचना अविश्वसनीय रूप से सूक्ष्म थी, जिसकी सतह पर कोई दृश्यमान विसंगति नहीं थी। दिव्य रून संप्रदाय से प्राप्त संरचनाओं में महारत रखने वाले लू किंग जैसे व्यक्ति ही सुरागों को समझ सकते थे। ऐसी प्राकृतिक संरचना के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ आध्यात्मिक पत्थर बन सकते हैं। नीचे की संरचना का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए लू किंग की आंखें चमक उठीं। इस बार उन्होंने अपनी जन्मजात क्षमताओं का उपयोग करने से परहेज किया और इसके बजाय विशाल प्राकृतिक संरचना का विश्लेषण करने के लिए रन फॉर्मेशन में अपनी विशेषज्ञता पर भरोसा किया। डिवाइन रून सेक्ट की शिक्षाओं में दुनिया से ही सीखने पर जोर दिया गया था। यह विशाल प्राकृतिक संरचना अवलोकन के लिए एक आदर्श विषय थी। जब वह आकाश में खड़े होकर लंबे समय तक अवलोकन करता रहा, तो लू किंग के मन में धीरे धीरे एक आकृति आकार लेने लगी। बुनियादी ढांचे से शुरुआत करते हुए उन्होंने धीरे धीरे बारीक विवरणों को भरना शुरू किया, जब तक कि उनकी चेतना में एक पूर्ण संरचना साकार नहीं हो गई। ये हो चुका है। लू किंग मुस्कुराई। अभी अभी उसने नीचे मौजूद प्राकृतिक संरचना से एक भव्य रचना तैयार की थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि डिवाइन रून सेक्ट की शिक्षाएं दुनिया से सीखने पर जोर देती हैं। ये प्राकृतिक संरचनाएं ही सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक हैं। इन व्यवस्थाओं के भीतर दाव को समझना संरचनाओं में व्यक्ति की समझ और आधार को बहुत बढ़ाता है। लू किंग को एक गहरी अनुभूति हुई। दिव्य लोक में प्रवेश करने के बाद ज्यूली गांव लौटने के बाद से वह शायद ही कभी बाहर निकला था। जब भी उसने ऐसा किया तो वह केवल शुवानकोंग पर्वत को परेशान करने के लिए था। पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि उन्होंने अपनी साधना के इस पहलू की उपेक्षा की थी, लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुई थी। शियाओ यान के साथ इस यात्रा ने उन्हें दुनिया के भव्य भूदृश्यों को देखने और रून संरचनाओं के बारे में अपनी समझ को गहरा करने का एक शानदार अवसर प्रदान किया।
अध्याय 456 2 अध्याय 456 2 स्वर्ग और पृथ्वी एक क्यूई बैग से लू किंग ने एक खाली जेड पर्ची निकाली और उस पर वह गठन अंकित किया जिसे उसने अभी अभी समझा था। हालांकि संरचना पूर्ण हो चुकी थी, फिर भी यह काफी प्रारंभिक अवस्था में थी। उन्हें समय के साथ धीरे धीरे विवरणों को परिष्कृत और बेहतर बनाना होगा। ये प्रक्रिया बदले में उनकी गठन निर्धारण कौशल के लिए एक प्रकार के प्रशिक्षण के रूप में काम करेगी। मैं इसका नाम 100 नदियों की आत्माओं का अभिसरण रखूंगा, लू किंग ने घोषणा की। आकृति को उकेरने के बाद उसने जेड स्लिप को एक तरफ रख दिया और शियाओ यान के साथ नीचे उतर गया। उस क्षेत्र में पहुंचकर ली चांगबो के निर्देशों के बिना भी लू किंग उस भूमि के स्थान का अनुमान लगा सकती थी जहां आध्यात्मिक पत्थरों का पोषण होता था। ये प्राकृतिक संरचना के केंद्र में स्थित था, ठीक उसी जगह पर जहां संरचना की आंख थी। कुछ ही देर में लू किंग शियाओ यान के साथ उस स्थान पर पहुंच गई जहां वह संरचना का केंद्र बिंदु था। इस क्षेत्र में कई पर्वतीय चोटियां थीं जो कछुए और सांपों जैसी दिखती थीं। इन चोटियों पर कई इमारतें थीं और उनमें से एक इमारत के मुख्य द्वार पर बड़े अक्षरों में शाश्वत पश्चाताप संप्रदाय शब्द अंकित थे। तो बात ऐसी है, ली चांगबो वाकई बेहद सावधानी बरतने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने इस स्थान की विशिष्टता को समझने के लिए किसी न किसी साधन का उपयोग अवश्य किया होगा और तदनुसार इस पर अपना दावा करने के लिए उन्होंने प्रारंभ में ही यहाँ शाश्वत पश्चाताप संप्रदाय की स्थापना की होगी। ऐसा करने से इस स्थान पर उसकी हरकतें बहुत कम ध्यान आकर्षित करेंगी, लू किंग ने सोचा। एवरलास्टिंग रिग्रेट सेक्ट के सदस्यों को डराने का इरादा न रखते हुए लू किंग ने ली चांगबो द्वारा बताए गए स्थान की ओर बढ़ने से पहले खुद पर और शियाओ यान पर एक छिपाव ताबीज सक्रिय कर लिया। यात्रा के दौरान लू किंग ने एवरलास्टिंग रिग्रेट सेक्ट के कई शिष्यों को देखा। कुछ लोग खेती कर रहे थे, कुछ कामों में व्यस्त थे, जबकि अन्य लोग जीवंत चर्चाओं में मग्न थे। बातचीत कर रहे शिष्य विशेष रूप से उत्साहित प्रतीत हो रहे थे। उनका दावा था कि शीत जल महल के खिलाफ उनके संप्रदाय की चुनौती का अंत विजय में होना तय था। स्पष्टतः उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके संप्रदाय के गुरु का पहले ही पतन हो चुका था। यह आश्चर्यजनक नहीं था। एवरलास्टिंग रिग्रेट पर्वत श्रृंखला कोल्ड वाटर सिटी से 2 प्रांत दूर स्थित थी, जो काफी दूरी थी। संचार के विशेष साधनों के बिना ये खबर उन तक 2 या 3 दिनों के भीतर नहीं पहुंच पाती। इसके अलावा कोल्ड वाटर सिटी में ली चांगबो की असली प्रकृति उजागर होने के बाद वह जनता की निंदा और तिरस्कार का निशाना बन गया। यह अनिश्चित था कि क्या कोई उनकी मृत्यु की सूचना एवरलास्टिंग रिग्रेट संप्रदाय को देने की जहमत उठाएगा। लू किंग का इन शिष्यों से उलझने का कोई इरादा नहीं था, जिनमें से अधिकांश प्रीसेलेस्टियल दायरे से अधिक शक्तिशाली नहीं थे। गुप्त ताबीज के नीचे छिपे होने के कारण वे उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सके। कुछ ही समय बाद लू किंग और शियाओ यान संप्रदाय के पिछले पहाड़ पर पहुंच गए। उन्होंने एक विशाल चट्टान देखी जिस पर प्रतिबंधित क्षेत्र शब्द खुदे हुए थे। मायावी लोक से ली चांगबो के निर्देशों का पालन करते हुए लू किंग ने पहाड़ की तलहटी में एक छोटी छिपी हुई गुफा का प्रवेश द्वार तुरंत ढूंढ लिया। वह छेद, जो मुश्किल से एक व्यक्ति के गुजरने लायक था, एक साधारण आवरण संरचना से ढका हुआ था जिससे वह आम पर्यवेक्षक के लिए अदृश्य था। लू किंग प्रवेश द्वार की साधारण सी दिखावट को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। यदि धुंधली आकृति उसे छिपा न रही होती तो शायद उसे संदेह होता कि क्या उसने सही जगह ढूंढ ली है। अपनी अद्वितीय आध्यात्मिक क्षमता को सक्रिय करते हुए उसने गुफा के प्रवेश द्वार का अवलोकन किया। कुछ ही देर में उससे एक बैंगनी रंग की चमक निकली और कई तैरती हुई टेक्स्ट स्ट्रिप्स दिखाई दी। आध्यात्मिक नस का प्रवेश द्वार, पृथ्वी द्वारा पोषित आध्यात्मिक नस का प्रवेश द्वार। इस गुफा के भीतर गहराई में एक आध्यात्मिक धारा छिपी हुई है। आध्यात्मिक नस एक रहस्यमय स्थान है जो आकाश और पृथ्वी की प्राकृतिक व्यवस्थाओं के माध्यम से बनता है और आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्रित करता है। प्रवेश द्वार को एक साधारण ब्रह्म संरचना द्वारा संरक्षित किया गया है। प्रवेश द्वार के आगे जाल बिछे हुए प्रतीत होते हैं। सावधानी से आगे बढ़ें। इन बिखरे हुए विवरणों को देखने के बाद लू किंग को पता चल गया कि उसे सही जगह मिल गई है। ये सोचना भी आश्चर्यजनक है कि आध्यात्मिक पत्थरों का उत्पादन करने में सक्षम एक आध्यात्मिक स्रोत इतने साधारण प्रवेश द्वार के भीतर छिपा हुआ था। शायद उनका यही मतलब होता है जब वे कहते हैं कि सच्चे खजाने खुद को छिपा लेते हैं, लू किंग ने सोचा। उसने अपना हाथ हिलाया और गुफा के प्रवेश द्वार पर बनी साधारण मायावी आकृति को सहजता से नष्ट कर दिया। शाओ यान को खींचते हुए वह अंदर चला गया। अंदर प्रवेश करते ही उसने अपनी उंगलियां झटक दी, जिससे प्रवेश द्वार पर कुछ जेड के ताबीज गिर पड़े। आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण होने पर ताबीज आपस में जुड़कर एक अदृश्य अवरोध बनाते हैं जो प्रवेश द्वार को पूरी तरह से बंद कर देता है। ली चांगबो द्वारा बनाई गई साधारण मायावी संरचना के विपरीत, जो मुश्किल से एक निम्न स्तरीय पूर्व दिव्य साधक को धोखा दे सकती थी, लू किंग की संरचना एक अलग ही स्तर की थी। यहाँ तक कि गोल्डन कोर के साधकों को भी इस अवरोध को तब तक नोटिस करना मुश्किल होगा जब तक वे इसके करीब न पहुंच जाएं। प्रवेश द्वार को सुरक्षित करने के बाद लू किंग ने शियाओ यान के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। वह मार्ग धरती के भीतर उतरता गया और धीरे धीरे अंधेरा और संकरा होता गया। वह इतना चौड़ा भी नहीं था कि 2 लोग साथ साथ चल सकें। हालांकि इस तरह के अंधेरे ने लू किंग के लिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं की। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से प्रकाश का एक गोला उत्पन्न किया, जिससे आगे का मार्ग रोशन हो गया। मार्ग से होकर यात्रा बिना किसी घटना के संपन्न हुई। हालांकि ली चांगबो ने अंदर जाल बिछा रखे थे, लेकिन वे लू किंग के कौशल के सामने टिक नहीं पाए और आसानी से बेअसर हो गए। जैसे जैसे वे और गहराई में जाते गए, लू किंग को वातावरण में एक स्पष्ट परिवर्तन महसूस होने लगा।
वातावरण में एक अनोखी आध्यात्मिक गूंज व्याप्त थी। आध्यात्मिक स्रोत के करीब पहुंचने का ज्ञान होने पर उनका मनोबल बढ़ गया। निश्चित रूप से हर कदम आगे बढ़ने के साथ साथ आध्यात्मिक ऊर्जा और तीव्र होती गई। अंततः यह उस जेड रूपांतरण कक्ष की ऊर्जा से कहीं अधिक सघन हो गई जिसका उपयोग उसने पहले किया था। आह किंग, ये जगह क्या है? यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी समृद्ध क्यों है? लू किंग की बाहों से झांकते हुए शियाओ ली ने चौड़ी आंखों से पूछा। शियाओ ली, तुम जाग गए? लू किंग मुस्कुराया। यह शायद आध्यात्मिक नस का संकेत है, एक आध्यात्मिक धारा। शियाओ ली ने विस्मय से चारों ओर देखा और लगातार बढ़ती आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया। वह दंग रह गई। वह ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि अगर उसे यहाँ लंबे समय तक प्रशिक्षण लेने का मौका मिले तो उसकी साधना कितनी तेजी से विकसित होगी। यहाँ तक कि वुक्सिंग भी शियाओ यान के हुड से बाहर निकला, जो आसपास के वातावरण से स्पष्ट रूप से उत्सुक था। उसे भी वह स्थान अत्यंत संतोषजनक लगा। जब शियाओ ली और वुक्सिंग आश्चर्यचकित हो रहे थे, लू किंग ने अपनी गति तेज कर दी। कुछ ही देर में वे एक विशाल कक्ष में प्रवेश कर गए जो इतनी सघन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था कि वह लगभग स्पर्शनीय थी। अंदर के दृश्य को देखते ही उनकी सांसें थम गईं। कितना सुंदर! लंबे विराम के बाद जियाओ यान ने आश्चर्य से कहा। अध्याय 457 1। अध्याय 457 1। लू किंग अपने सामने के दृश्य को देखकर विस्मित हो गया। गुफा का विशाल कक्ष जगमगा रहा था, जिसकी दीवारों पर चमकीले जेड पत्थर जड़े हुए थे। पूरा कक्ष एक भव्य तारों भरे आकाश जैसा लग रहा था, जो एक अद्भुत और शांत दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। उस कक्ष के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत सघन थी, यहाँ तक कि 1 लाख पहाड़ों में पाए जाने वाले जेड परिवर्तित कक्षों से भी कहीं अधिक। तो यह एक स्पिरिट वेन है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ली चांगबो मात्र एक फायर एसेंस पल के बल पर इतने कम समय में गोल्डन कोर क्षेत्र तक पहुंच गया। ऐसे खजाने तक पहुंच होने पर साधना में तीव्र प्रगति लगभग निश्चित है, लू किंग ने प्रशंसा से कहा। साथ ही ली चांगबो की मूर्खता पर वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। इतनी समृद्ध भूमि होने के बावजूद बुद्धिमानी से शक्ति संचय करने में विफल रहने और इसके बजाय शीत जल शहर में यश की खोज करने के कारण अंततः लू किंग के हाथों उसकी हार हुई, यही उसकी अपनी बर्बादी का कारण था। ऐसा प्रतीत होता है कि शीत जल महल द्वारा उस समय उन पर किए गए अपमान ने उन्हें इतनी घृणा से भर दिया था कि सत्ता प्राप्त करते ही वे बदला लेने से खुद को रोक नहीं सके। परिस्थिति चाहे जो भी हो, घटनाक्रम लू किंग के लिए वरदान साबित हुआ। ली चांगबो की अधीरता के कारण ही संभव हो पाया, वरना शायद उसे ये स्पिरिट वेन कभी नहीं मिल पाती। इतनी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा। इस समय जियाओ ली पूरी तरह से अचंभित थी। लू किंग के साथ अनेक जेड परिवर्तित कक्षों में जाने के बाद जियाओ ली को आध्यात्मिक ऊर्जा के मामले में उन स्थानों की असाधारणता का ज्ञान हो गया था। हालांकि इस स्थान की तुलना में उन कक्षों की आध्यात्मिक ऊर्जा को केवल औसत दर्जे का ही माना जा सकता था। वुक्सिंग भी शियाओ यान के हुड से बाहर निकल आया और उत्साह से कमरे में इधर उधर भागने लगा। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा उस गुप्त लोक से भी कहीं अधिक समृद्ध थी जहाँ उसका जन्म हुआ था। कुछ देर बाद लू किंग ने अपना मन शांत किया और गुफा की दीवारों में जड़े हुए चमकते हुए जेड पत्थरों पर ध्यान केंद्रित करने लगा। पहली नजर में उसे लगा कि ये सभी आध्यात्मिक पत्थर हैं। हालांकि जब उसने उनमें से एक को जबरदस्ती अलग किया और ध्यान से उसकी जांच की तो उसे एहसास हुआ कि वह गलत था। हालांकि इन पत्थरों को आध्यात्मिक पत्थर की श्रेणी में रखा जा सकता था, लेकिन उनमें से अधिकांश अभी भी परिपक्वता की प्रक्रिया में थे। उनमें निहित आध्यात्मिक ऊर्जा कक्ष की हवा से अधिक घनी थी, लेकिन यह निम्नतम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों से भी कम थी। यह एहसास होते ही लू किंग का मूड पूरी तरह स्थिर हो गया। उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। वह कुछ ज्यादा ही आशावादी था। एक पूरी गुफा का कक्ष आध्यात्मिक पत्थरों से कैसे भरा हो सकता है? यदि आध्यात्मिक पत्थर इतनी आसानी से बनाए जा सकते तो प्राचीन काल में इन्हें अमूल्य रणनीतिक संसाधन नहीं माना जाता। फिर भी यद्यपि इनमें से अधिकांश पत्थर अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए थे, फिर भी कक्ष का मूल्य अतुलनीय था। आध्यात्मिक ऊर्जा की अत्यधिक सघनता ही गोल्डन कोर के साधकों को उन्माद की स्थिति में पहुंचा देगी। आह किंग, क्या हम यहीं साधना करेंगे? शियाओ ली उत्साह से चमकती आंखों के साथ लू किंग के कंधे पर कूद पड़ी। हाँ, ऐसा खजाना मिलने पर हमें एकांत में साधना करने का अवसर अवश्य लेना चाहिए, लू किंग ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, जियाओ ली ने खुशी से कहा। यहाँ तक कि वह भी, जो आमतौर पर साधना के प्रति उदासीन रहती थी, इस कक्ष में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को आत्मसात करने के लिए उत्सुक थी। हालांकि खेती के अलावा मुझे इन आध्यात्मिक पत्थरों को चुनने और निकालने में आपकी मदद की भी जरूरत होगी, लू किंग ने आगे कहा। शियाओ ली और वुक्सिंग दोनों ही साधारण आत्मा प्राणी नहीं थे। खजाने को महसूस करने की उनकी क्षमता मानव साधकों से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। विशेष रूप से जियाओ ली ब्लैक नाइट स्पिरिट लिंक्स वंश से थी, एक ऐसी प्रजाति जो प्राचीन साधना युगों में उत्कृष्ट खजाना खोजने वालों के रूप में प्रसिद्ध थी। ये काम मुझ पर छोड़ दो, जियाओ ली तुरंत मान गई। वह जानती थी कि लू किंग को स्पिरिट स्टोन की कितनी जरूरत है, क्योंकि उसने हाल ही में उसे इनकी कमी के बारे में शिकायत करते हुए सुना था। अच्छा, हम कुछ देर यहाँ एकांत में रहेंगे, लू किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। कक्ष में व्याप्त प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसके हृदय में आशा की लहर दौड़ा दी। उसे महसूस हो रहा था कि अब उसके पास अपने स्वर्णिम मूल के प्रथम रूपांतरण को प्राप्त करने का एक वास्तविक अवसर है, और इसलिए लू किंग ने अपनी यात्रा रोक दी और इसी स्पिरिट वेन में बस गया।
उनके स्वर्ग और पृथ्वी की एक ची थैली में पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा भरी होने के कारण उन्हें पुनःपूर्ति के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा उनमें सबसे कमजोर शियाओ यान भी मध्य स्तरीय पूर्व दिव्य क्षेत्र तक पहुंच चुका था। आध्यात्मिक ऊर्जा से पोषित होने के कारण वे लंबे समय तक बिना भोजन या पेय के रह सकते थे। इसी बीच जब लू किंग और उसके साथी स्पिरिट वेन में साधना कर रहे थे, कोल्ड वाटर सिटी की घटना की खबर फैलने लगी। महज कुछ दिनों में ये खबर पूरे देश के विभिन्न गुटों तक पहुंच गई। पूर्वी राज्य में किंगयांग मंदिर में बुजुर्ग दाओवादियों का एक समूह एक चट्टान के किनारे पर स्थित एक विशाल प्राचीन देवदार के पेड़ के नीचे बैठा था और गहन चर्चा में मग्न था। क्या आपने कोल्ड वाटर सिटी में हुई घटना के बारे में सुना है? बर्फ जैसे सफेद बालों और दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग दाओवादी ने पूछा। हाँ, मैंने देखा है। किसने सोचा होगा कि पहले गुमनाम रहे शाश्वत पश्चाताप संप्रदाय का नेता इतनी जल्दी स्वर्णकोर क्षेत्र तक पहुंच जाएगा? उस व्यक्ति को अवश्य ही कोई असाधारण अवसर मिला होगा, एक अन्य दाओवादी ने उत्तर दिया। सचमुच उनकी जैसी तीव्र प्रगति के साथ हमेशा कुछ संयोगवश मुलाकातें होती हैं, लेकिन मुख्य बात यह नहीं है। वास्तव में आश्चर्यजनक बात तो उस युवक का कोल्ड वाटर सिटी में प्रकट होना है, एक तीसरे दाओवादी ने कहा। जी हाँ, हमारे शिष्यों की रिपोर्टों के अनुसार यदि उन्होंने हस्तक्षेप न किया होता तो कोल्ड वाटर पैलेस का विनाश निश्चित था। सच है, किसने सोचा होगा कि शीत जल महल के पुराने महल स्वामी अपनी परीक्षा में असफल हो जाएंगे? इसीलिए तो पिछले 2 वर्षों से महल इतना शांत रहा है, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग दाओवादी ने सोचा। हालांकि उनकी असफल परीक्षा एक कारण है, लेकिन महल का पतन काफी हद तक दशकों पहले हुई उस घटना में हुए नुकसान के कारण है। उनके अधिकांश संस्थापक वरिष्ठ मारे गए। पुराने महल स्वामी के चले जाने के बाद उनके पास कोई भी इतना मजबूत व्यक्ति नहीं बचा जो उनकी रक्षा कर सके। यही कारण है कि नवगठित गोल्डन कोर ने लगभग उन्हें विनाश के कगार पर ला खड़ा किया था। वह युवक सचमुच बहुत शक्तिशाली है, यहाँ तक कि गोल्डन कोर का साधक भी उसके सामने बेबस था। इससे ये सवाल उठता है कि वह किस प्रकार की साधना विधि का अभ्यास करता है। ऐसी अफवाहें थीं कि शुवानकोंग पर्वत के गायब होने और 2 रहस्यमयी शक्तियों को खामोश करने के पीछे उसी का हाथ था। हालांकि यह साबित नहीं हुआ है, लेकिन इस घटना ने उसकी खौफनाक प्रतिष्ठा को और मजबूत कर दिया है। कोल्ड वाटर सिटी के हजारों नागरिकों की गवाही के साथ उसकी ताकत अब निर्विवाद है। स्वर्गीय मार्ग में हुए परिवर्तनों के बाद से वह विपत्तियों को पार करने वाला पहला व्यक्ति है। स्वर्ग द्वारा स्पष्ट रूप से चुना गया एक अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति। कम से कम इस युग के प्रारंभिक चरणों में वह सर्वोच्च स्थान पर है। सहमत हूँ। किंगजू, सुनिश्चित करो कि हमारे शिष्य 1 लाख पहाड़ों में प्रवेश न करें। जी हाँ, मंदिर के स्वामी। बुजुर्ग दाओवादियों ने तुरंत एक नियम बना दिया जिसके तहत उनके शिष्यों को उस क्षेत्र में प्रवेश करने से मना किया गया। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उस युवक की शक्ति वास्तव में बहुत भयावह थी। अध्याय 457 2 अध्याय 457 2 इससे पहले जब शुवानकोंग पर्वत गायब हो गया, हालांकि उसने इससे इनकार नहीं किया। उसने तियानजी टावर के टावर मास्टर के माध्यम से अन्य गुप्त क्षेत्रों को बताया कि उसके मन में कोई दुर्भावना नहीं है। फिर भी संदेह बना रहा। आखिरकार एक संपूर्ण गुप्त क्षेत्र को, साथ ही उस पर निर्भर रहस्यमय आयाम को पूरी तरह से गायब कर देना बिल्कुल अकल्पनीय था। उनमें से कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता था कि इस तरह के कारनामे को अंजाम देने के लिए किस प्रकार के साधना स्तर या दैवीय क्षमताओं की आवश्यकता होती है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि इन सबके लिए जिम्मेदार एक युवक था जिसने 2 साल पहले ही पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश किया था। यह इतना अकल्पनीय था कि हर कोई अविश्वास से जूझ रहा था। नवीनतम उपन्यास ईटी पर प्रकाशित होते हैं, लेकिन इस बार लू किंग ने कोल्ड वाटर सिटी के सभी नागरिकों और कई प्रीसेलेस्टियल और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों के सामने सहजता से एक सच्चे गोल्डन कोर दायरे के शक्तिशाली योद्धा को वश में कर लिया और मार डाला। इस उपलब्धि ने संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। लू किंग वास्तव में एक अकल्पनीय ऊंचाई पर पहुंच गई थी। काफी समय तक ऐसा प्रतीत होता रहा कि पूरी दुनिया उसकी सर्वोच्चता के आगे झुक जाएगी। इस वास्तविकता को देखते हुए सबसे अच्छा उपाय यही था कि उसके साथ सद्भावपूर्वक सहअस्तित्व बनाए रखना सीखा जाए। जोंगझोउ में पवित्र पर्वत पर तीनों परम पूज्य स्वामी एक दूसरे के सामने ध्यान मुद्रा में बैठे थे। प्रथम पवित्र भगवान की आभा पर्वत के समान स्थिर और पृथ्वी के समान ठोस थी। स्पष्ट है कि स्वास्थ्य लाभ की अवधि के बाद न केवल उनकी चोटें ठीक हो गई थीं, बल्कि उनकी साधना भी स्थिर हो गई थी और आगे बढ़ गई थी। उनके सामने बैठे दूसरे और तीसरे पवित्र स्वामियों की आभा भी उतनी ही शक्तिशाली थी। उनकी उपस्थिति से पूर्णता और संतुलन का भाव झलकता था और कभी कभी उनके आसपास आध्यात्मिक शक्ति की झलक दिखाई देती थी। स्पष्टतः दोनों ने गोल्डन कोर दायरे में कदम रख दिया था। क्या आप दोनों को हमारे अधीनस्थों से कोई खबर मिली है? कुछ क्षणों के मौन के बाद प्रथम पवित्र प्रभु ने गंभीरता से बात की। बड़े भाई, क्या आप कोल्ड वाटर सिटी में हुई उस घटना का जिक्र कर रहे हैं जिसमें उस व्यक्ति ने एक नवविकसित गोल्डन कोर साधक की हत्या कर दी थी? तीसरे पवित्र स्वामी ने उत्सुकता से पूछा। इसमें चर्चा करने लायक क्या है? उस व्यक्ति ने स्वर्ग से आए उन 2 अत्यंत शक्तिशाली बाहरी लोगों को मार गिराने में कामयाबी हासिल कर ली। हाल ही में उन्नत प्रारंभिक चरण के गोल्डन कोर कल्टीवेटर को मारना कोई मामूली बात होनी चाहिए, उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा। बिल्कुल, उस समय हम सभी ने उन 2 अलौकिक प्राणियों की शक्ति को महसूस किया था। आज भी हम तीनों मिलकर भी सफेद वस्त्रधारी उस युवक की बराबरी नहीं कर पाएंगे। उन्हें मारने के लिए उसके तरीके और दैवीय क्षमताएं एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई होंगी।
नवप्रशिक्षित गोल्डन कोर साधक को मारना बहुत ही आसान है। दूसरे पवित्र स्वामी ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई। किंग्यान मंदिर के प्रति पूर्व संदेह की तुलना में पवित्र पर्वत को लेकर अब काफी हद तक आश्वस्तता बनी हुई थी। आखिरकार जब लू किंग ने 2 अलौकिक प्राणियों को मारा था तब लिन जिरुई ने इसे अपनी आंखों से देखा था। चूंकि तियानजी टावर पवित्र पर्वत के अधीन संचालित होता था, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से घटना की सूचना दी। इसलिए दूसरे और तीसरे पवित्र प्रभुओं को ये बात पूरी तरह समझ में नहीं आई कि उनके बड़े भाई ने ये मामला क्यों उठाया। उनके विचार में यदि वह व्यक्ति नए गोल्डन कोर साधक को मारने में विफल रहता तो यह अजीब बात होती। प्रथम पवित्र स्वामी ने कहा, यह इस बारे में नहीं है कि उसने एक स्वर्णिम कोर साधक की हत्या की। मैं चाहता हूं कि आप उस गोल्डन कोर साधक पर ध्यान दें जिसकी हत्या कर दी गई थी। विश्व की आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनर्जीवित होने से पहले यह व्यक्ति मात्र एक साधारण पूर्व दिव्य साधक था जिसमें कोई उल्लेखनीय गुण नहीं थे। फिर भी आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान के महज 2 या 3 वर्षों के भीतर ही उनकी साधना हमारी साधना के बराबर उन्नत हो गई और उन्होंने स्वर्णिम मूल क्षेत्र को प्राप्त कर लिया। यह अपने आप में काफी असामान्य है। ये किसी संयोगवश हुई घटना के कारण ही हुआ होगा, दूसरे पवित्र स्वामी ने अनुमान लगाया। रिपोर्टों में कहा गया है कि उत्पत्ति ऊर्जा का एक अंश शाश्वत पश्चाताप पर्वत पर उतरा और संभवतः ली चांगबो द्वारा प्राप्त किया गया। इससे ये संकेत मिलता है कि शाश्वत पश्चाताप संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख असाधारण रूप से भाग्यशाली व्यक्ति है। मैं ठीक इसी मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ, प्रथम पवित्र प्रभु ने कहा। आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान के साथ दुनिया का भाग्य उत्तरोत्तर जटिल होता जा रहा है। कई ऐसे व्यक्ति जो पहले किसी के लिए भी खास नहीं थे, अचानक अपनी किस्मत चमका सकते हैं, असाधारण अवसर और धन प्राप्त कर सकते हैं। थोड़े ही समय में वे अपार शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और दुर्जेय व्यक्तित्व के रूप में उभर सकते हैं। परिणामस्वरूप विश्व का संतुलन अनिवार्य रूप से बदल जाएगा। ये नवगठित शक्तिशाली लोग चाहे खेती के संसाधनों की तलाश में हों या प्रतिष्ठा की, निस्संदेह अपने हितों के लिए लड़ेंगे। आप शक्तिशाली साधकों की विनाशकारी क्षमताओं से भलीभांति परिचित हैं। जब इस तरह के संघर्ष छिड़ते हैं तो अनगिनत आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये सुनकर दूसरे और तीसरे पवित्र स्वामी चुप हो गए। वे जानते थे कि उनका बड़ा भाई सही कह रहा था। जैसे जैसे साधक मजबूत होते गए, उनकी इच्छाएं भी प्रबल होती गईं। चाहे संसाधनों की बात हो या प्रसिद्धि की, वे अब गुमनामी से संतुष्ट नहीं होंगे। इससे स्वाभाविक रूप से विश्व की शक्तियों के बीच फेरबदल के एक नए युग की शुरुआत हुई। जब ये झड़पें शुरू हुईं, तो निस्संदेह सबसे बड़े शिकार आम लोग ही होंगे। आखिरकार एक बार जब साधक एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाते थे तो उनकी विधियां पहाड़ों को समतल कर सकती थीं और नदियों को विभाजित कर सकती थीं। यहाँ तक कि उनकी लड़ाइयों के बाद के परिणामों में भी अनगिनत आम लोगों की जान जा सकती थी। बड़े भाई, क्या हमने दुनिया बदलने से पहले इस बारे में चर्चा नहीं की थी? ये दुनिया का नियम है और हम केवल घटनाओं के क्रम को देख सकते हैं। हम इस प्रवृत्ति का विरोध नहीं कर सकते, तीसरे पवित्र प्रभु ने अनिच्छा से कहा। मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि ये दुनिया का स्वभाव है और हमारे नियंत्रण से परे है। हालांकि हम इस प्रवृत्ति को बदल तो नहीं सकते, लेकिन इसके विकास के दौरान इसकी तीव्रता को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरे भाई, तीसरे भाई, क्या आपको अभी भी वो शपथ याद है जो हमने 1000 साल पहले ली थी? दूसरे और तीसरे पवित्र प्रभु एक सहस्राब्दी पहले की घटनाओं को याद करके कांप उठे। उस समय गंभीर रूप से घायल और दुश्मनों द्वारा पीछा किए जा रहे तीनों भाइयों को पवित्र पर्वत के भीतर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। पर्वत की आत्मा की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उन्होंने दुनिया के लोगों की रक्षा करने और स्थिरता बनाए रखने को अपना आजीवन मिशन बनाने की शपथ ली। इससे उन्हें मौत से बचने, अपने घावों को ठीक करने और यहाँ तक कि अपने दुश्मनों पर पलटवार करने का मौका मिला। इसके अलावा उन्होंने अनेक विरासतें प्राप्त की और साधना के मार्ग पर अग्रसर हुए। अंततः पवित्र पर्वत के पूजनीय गुरु बन गए। बड़े भाई, हम अपनी शपथ नहीं भूले हैं, तीसरे पवित्र प्रभु ने गंभीरता से कहा। दूसरे पवित्र प्रभु मौन थे, फिर भी उनके चेहरे पर गंभीरता का भाव था। इस पूरे समय के दौरान हालांकि पवित्र पर्वत की आत्मा ने कभी भी हम पर अपनी इच्छा थोपी नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि यदि हम अपनी बेड़ियों से मुक्त होना चाहते हैं और सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने प्रति सच्चे रहना होगा और अपनी मूल शपथ को कायम रखना होगा। अन्यथा जब हमारा मन कलह से ग्रस्त होगा तो हमारी साधना रुक जाएगी और हम कभी भी अपने बंधनों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। दूसरे और तीसरे पवित्र प्रभु एक बार फिर चुप हो गए। काफी देर रुकने के बाद तीसरे पवित्र प्रभु ने पूछा, बड़े भाई, आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं? कुछ खास नहीं। अब जबकि दुनिया में अराजकता फैल चुकी है, मैं पवित्र पर्वत के नाम पर एक फरमान जारी करना चाहता हूँ। शक्तिशाली साधकों को मानव बस्तियों के भीतर युद्ध में शामिल होने या अपनी शक्तियों का लापरवाही से उपयोग करने से मना किया गया है। प्रथम पवित्र प्रभु ने गहरी, अविचलित आवाज में बात की। दूसरे और तीसरे पवित्र प्रभु स्पष्ट रूप से विचलित हो गए थे। बड़े भाई, अब यह शायद असंभव है, दूसरे पवित्र प्रभु ने कहा। दुनिया बदल गई है। हम तीनों के साथ पहले की तरह इस तरह का आदेश लागू करना मुश्किल होगा। तीसरे पवित्र प्रभु ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि उन्हें उनकी क्षमताओं पर भरोसा था, लेकिन वे समझते थे कि इस नए युग में केवल उनका प्रभाव ही अशांत गुटों और महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। सिर्फ हम तीनों के साथ यह वाकई मुश्किल है, प्रथम पवित्र प्रभु ने स्वीकार किया। लेकिन कोई न कोई तो है जो ये कर सकता है। अध्याय 458 अध्याय 458 कोई तो कर सकता है। वह कौन है? तीसरे पवित्र प्रभु को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जल्द ही इसका निहितार्थ समझ लिया।
बड़े भाई, क्या आपका मतलब उस युवक से है? बिल्कुल सही। आज की दुनिया में उनके सिवा और कौन उपद्रवियों को दबा सकता है और दुष्टों के दिलों में भय पैदा कर सकता है? प्रथम पवित्र प्रभु ने सिर हिलाते हुए पुष्टि की। दूसरे और तीसरे पवित्र प्रभु मौन हो गए। वे जानते थे कि उनके बड़े भाई ने सच कहा था। यदि इस संसार में कोई व्यक्ति सभी को भयभीत कर सकता है और साधकों पर सर्वोच्च शासन कर सकता है तो वह केवल वही युवक हो सकता है। लेकिन क्या वह आगे आने को तैयार होगा? दूसरे पवित्र प्रभु ने पूछा। तीनों भाइयों ने अतीत में ली गई एक महान प्रतिज्ञा के कारण पवित्र पर्वत की स्थापना की थी, लेकिन वह व्यक्ति ऐसी शपथ से बंधा हुआ नहीं था। ये बिल्कुल भी निश्चित नहीं था कि वह इतना कठिन और निस्वार्थ कार्य अपने हाथ में लेगा। हम कोशिश कर सकते हैं। हालांकि वह निर्दयी प्रतीत होता है, लेकिन उसके कार्यों से पता चलता है कि वह आम लोगों के प्रति सहानुभूति रखता है। उस समय उसने एक छोटे से शहर में मारे गए आम लोगों का बदला लेने के लिए फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट को नष्ट करने के लिए हजारों मील की यात्रा की थी। और हाल ही में कोल्ड वाटर सिटी में उन्होंने केवल इसलिए हस्तक्षेप किया क्योंकि ली चांगबो ने पूरी आबादी का नरसंहार करने की धमकी दी थी। इससे पता चलता है कि अंततः वह सच्चाई के पक्ष में खड़ा है। इसके अलावा उनके गुरु पुण्य के प्रकाश से दीप्तिमान व्यक्ति हैं। हम इसे एक शुरुआती बिंदु के रूप में इस्तेमाल करके उसे मनाने में सक्षम हो सकते हैं। प्रथम पवित्र प्रभु ने इस बारे में स्पष्ट रूप से अच्छी तरह सोच विचार किया था। अन्य दो पवित्र स्वामियों ने कुछ देर विचार किया और उनके तर्क को उचित पाया। बिग ब्रदर सही कह रहा है। एक बार कोशिश करके देखना चाहिए। अगर वह मान जाए तो शायद हम पवित्र पर्वत के नियमों को फिर से स्थापित कर सकें। चलिए इस मामले को तियानजी पर छोड़ देते हैं। वह उस व्यक्ति का पुराना परिचित है और उसके शिष्य के माध्यम से उससे घनिष्ठ संबंध है जो उस युवक का मित्र है। उसे मनाना आसान लगेगा। सहमत हूँ। तियानजी एक अच्छा विकल्प है। उनकी चर्चा समाप्त होने के बाद पवित्र पर्वत से एक संदेश पवित्र शहर में स्थित तियानजी टावर की ओर रवाना हुआ। जब तियानजी टावर के टावर मास्टर को पत्र मिला तो उन्होंने उसे खोला और तुरंत आश्चर्यचकित रह गए। कोल्ड वाटर सिटी में लू किंग के हस्तक्षेप से उत्पन्न झटके विभिन्न गुटों में फैलते चले गए और दिन महीनों में बदल गए। कई बलों ने अपनी गतिविधियों में काफी हद तक कटौती की और अपने शिष्यों को सावधानी बरतने का निर्देश दिया। उन्हें अपने क्षेत्र में एक छोटी लड़की के साथ आए एक युवक पर नजर रखने को कहा गया था। यदि उनका सामना उस जोड़े से होता तो उन्हें उनके साथ अत्यंत सम्मानपूर्वक व्यवहार करना था, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनका प्रवास यथासंभव सुखद हो। कोई और विकल्प नहीं था। लू किंग बहुत ही शक्तिशाली थी। यहाँ तक कि गोल्डन कोर के साधक भी उसके सामने पूरी तरह से शक्तिहीन थे। ऐसी अफवाह थी कि हजारों साल पुरानी विरासत वाला शुवानकोंग पर्वत भी उसके हाथों नष्ट हो गया था। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उनके क्षेत्र से गुजरे और कोई मूर्ख अधीनस्थ उसे उकसा दे तो उनका पूरा गुट रातों रात नष्ट हो सकता है। इसलिए किसी ने भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए इन गुटों को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह जोड़ी मानो बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। इसके बाद उन्हें कहीं और नहीं देखा गया, नहीं उनके आने जाने के बारे में कोई अफवाह फैली। ऐसा लगा मानो वे हवा में गायब हो गए हों। फिर भी कुछ ही लोगों ने अपनी सतर्कता में ढील दी। लू किंग की शक्ति के बल पर अपने ठिकाने को छुपाना उसके लिए बेहद आसान होता। हो सकता है उसने अपनी यात्रा जारी रखने के लिए कोई नया रूप धारण कर लिया हो। इस अशांत वातावरण के बीच देश भर में कभी कभी अजीबोगरीब घटनाएं घटित होती थीं। ये शक्तिशाली साधकों द्वारा प्राप्त की गई सफलताओं के संकेत थे, चाहे वह पूर्व दिव्य स्तर में हो, आधारभूत स्तर में हो या यहाँ तक कि स्वर्ण कोर स्तर में हो। इससे ये संकेत मिलता है कि विश्व के आध्यात्मिक पुनरुत्थान के अनुकूल होने के वर्षों के बाद कई ऐसे प्रतिभाशाली लोग जो कभी सीमित प्रतिभा के धनी थे अंततः अपनी बाधाओं को तोड़कर नए क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे थे। जैसे जैसे अधिक शक्तिशाली कृषक उभरने लगे विश्व की शक्ति संतुलन में बदलाव आना शुरू हो गया। नवस्थापित विशेषज्ञ और संप्रदाय संसाधनों की खोज में आक्रामक रूप से विस्तार करने लगे, जिससे अनिवार्य रूप से संघर्ष और युद्ध हुए। बाहरी दुनिया की उथल पुथल का असर लू किंग पर नहीं पड़ा। आध्यात्मिक नस के हृदय में जमीन के बहुत नीचे उनका पवित्र स्थान दूसरों के लिए अदृश्य था। प्रवेश द्वार को लू किंग की संरचनाओं द्वारा छिपा दिया गया था, जिससे पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित हुई। कक्ष के अंदर लू किंग पालथी मारकर बैठी ध्यानमग्न थी। उनके शरीर में प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह हुआ, जो पंच तत्वों से युक्त लौकी द्वारा निरंतर शुद्ध होकर शुद्ध पंच तत्वों की आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित हो रही थी। कक्ष के अन्य हिस्सों में जियाओ यान, जियाओ ली और वुक्सी भी अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। कुछ समय बाद लू किंग अचानक कांप उठी। उससे क्षण भर के लिए एक जबरदस्त आभा निकली, लेकिन तुरंत ही वह दब गई। फिर भी अचानक हुए इस उतार चढ़ाव ने जियाओ यान और अन्य लोगों को चौंका दिया और उन्हें उनके अभ्यास से जगा दिया। लू किंग ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर संतोष का भाव था। मैंने आखिरकार परफेक्ट गोल्डन कोर तकनीक का पहला चरण पूरा कर लिया है। दरअसल पहले की वह तेजी इस बात का संकेत थी कि उन्होंने तकनीक के पहले चरण में पूर्णता हासिल कर ली थी। थोड़ी और तैयारी के साथ वह दूसरी बारी लेने का प्रयास कर सकता था। कितना समय बीत चुका है? अपनी असाधारण बुद्धि का उपयोग करते हुए लू किंग ने समय के बीतने का अनुमान लगाया। भूमिगत कक्ष के निरंतर अंधेरे में भी वह समय को सटीकता से माप सकता था। उन्हें थोड़ी हैरानी हुई। लगभग आधा साल। वास्तव में खेती के दौरान समय बहुत तेजी से बीतता था। भाई, यह क्या था?
जियाओ यान उत्सुकता से पास आया। अचानक हुए हंगामे के कारण उनका अभ्यास बाधित हो गया था। जियाओ ली और वुक्सिंग ने भी उनका अनुसरण किया। माफ कीजिए, अभी अभी मुझे एक ऐसी अनुभूति हुई जिससे मैं अपनी आभा को नियंत्रित नहीं कर पाई और आपको असुविधा हुई। लू किंग का लहजा क्षमा प्रार्थी था। ओह भाई, ये सफलता तो बहुत अच्छी खबर है। शियाओ यान का चेहरा खुशी से चमक उठा। लू किंग मुस्कुराई। हाँ, ये जश्न मनाने लायक है, लेकिन मुस्कुराते हुए भी उनके विचार आत्मनिरीक्षण की ओर मुड़ गए। पर नवीनतम उपन्यासों का अनुसरण करें। अध्याय 458 अध्याय 458 गोल्डन कोर का पहला रूपांतरण लू किंग की अपेक्षा से अधिक कठिन साबित हुआ। आध्यात्मिक सहायता मिलने के बावजूद पहले रूपांतरण में पूर्णता प्राप्त करने में 6 महीने लग गए। इसके बिना केवल स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करने से ही यह प्रक्रिया अनिश्चित काल तक खींच सकती थी। सौभाग्यवश हाल ही में हुई इस यात्रा ने उन्हें आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर किया। संतुष्ट होकर लू किंग ने गुफा कक्ष में व्याप्त घनी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया। इस अनमोल स्थान को देखते हुए उनका मानना था कि यहाँ गोल्डन कोर का दूसरा या यहाँ तक कि तीसरा रूपांतरण भी संभव हो सकता है। अ किंग, देखो, जब तुम साधना कर रही थी तब मुझे क्या मिला? शियाओ ली मुंह में एक थैला पकड़े हुए उछलता हुआ आया। लू किंग ने बैग उठाया और पाया कि वह काफी भारी है। उसे खोलने पर उसने देखा कि वह आध्यात्मिक प्रकाश से जगमगा रहा था। आत्मा के पत्थरों से भरा एक बड़ा आधा थैला। उन्होंने अनुमान लगाया कि कुल मिलाकर कम से कम 70 या 80 पत्थर होंगे। अकीग, बदबूदार सांप और मैंने इस कक्ष में जितने भी आध्यात्मिक पत्थर मिल सके सब खोद डाले। मुझे लगा कि दीवारों में और भी दबे हुए हैं, लेकिन तुम्हारे मार्गदर्शन के बिना मैंने और खोदने की हिम्मत नहीं की। जियाओ ली की आवाज लू किंग के दिमाग में गूंजी। लू किंग ने पूछा, शियाओ ली, तुमने दीवारों में कितने स्पिरिट स्टोन महसूस किए? ज्यादा नहीं, शायद थैले में मौजूद संख्या से लगभग आधी, लेकिन उनमें से कुछ दीवारों में काफी गहराई में दबे हुए हैं। कुछ देर सोचने के बाद लू किंग ने सिर हिलाया। अभी और खुदाई बंद करते हैं। अगर इससे भूस्खलन हो गया तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। फिलहाल वह जमीन से काफी नीचे है और हालांकि उसे अपने भाग निकलने की क्षमता पर पूरा भरोसा है, फिर भी वह इस अमूल्य आध्यात्मिक स्रोत को नष्ट करने का जोखिम नहीं उठाएगा। मैंने भी यही सोचा था, इसीलिए मैंने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन उस बदबूदार सांप को खुद ही खोदना था, इसलिए मैंने उसे खूब डांटा। जियाओ ली ने अपनी सूझबूझ पर गर्व करते हुए कहा। लू किंग ने वुक्सिंग पर नजर डाली। पंचरंगीय पंखों वाले सर्प ने अपराधबोध से अपना सिर सिकोड़ लिया। उस समय उसने सोचा था कि उसके स्वामी का निर्देश परिणामों की परवाह किए बिना जितना संभव हो उतना इकट्ठा करना था। वुक्सिंग के विनम्र व्यवहार को देखकर लू किंग ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। गुप्त लोक में पले बड़े होने के कारण सर्प वास्तव में काफी सरल स्वभाव का था। उसके साथ युद्ध करने वाले और अक्सर किताबें पढ़ने वाले शाओली की तुलना में वुक्सिंग स्पष्ट रूप से कम बुद्धिमान था। उदाहरण के लिए जियाओली आत्मा संचारण के माध्यम से सीधे संवाद कर सकती थी, जबकि वुक्सिंग केवल अस्पष्ट रूप से ही अपने इरादे को व्यक्त कर सकता था। शायद अब वुक्सिंग को और किताबें पढ़ने का समय आ गया था। लू किंग ने ठुड्डी सहलाते हुए सोचा। वुक्सिंग को एक अशुभ सी सिहरन महसूस हुई और वह और भी ज्यादा बेचैन हो गया। उसे किसी न किसी प्रकार की सजा की आशंका होने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बजाय लू किंग ने पूछा, वैसे आपकी साधना कैसी चल रही है? भाई, मैं पूर्व दिव्य क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया हूँ। जियाओ यान ने तुरंत प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। अकीग, मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे के शिखर पर हूँ। जियाओ ली ने भी उतनी ही उत्तेजना के साथ कहा। लू किंग ने सहमति में सिर हिलाया। अपनी वापसी से पहले जियाओ यान पूर्व दिव्य क्षेत्र के मध्य चरण में थे और जियाओ ली नींव स्थापना के उन्नत चरण में थे। 6 महीनों में उनकी प्रगति उल्लेखनीय थी। उसने वुक्सिंग की ओर रुख किया। 5 रंगों वाले पंखों वाले सर्प ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। 6 महीनों में अपने भौतिक ढांचे को मजबूत करने के अलावा इसने कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं की और नींव स्थापना के शिखर पर ही बना रहा। लू किंग ने स्थिति को तुरंत समझ लिया। वुक्सिंग पहले ही अपने क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका था। आगे की किसी भी प्रगति का मतलब गोल्डन कोर क्षेत्र में कदम रखना था, जो आध्यात्मिक प्राणियों के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा थी। यान के अनुसार प्रमुख लोकों, विशेषकर स्वर्ण कोर लोक को पार करने में आत्मा पशुओं को मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। इसके लिए उन्हें एक तीव्र विद्युत परीक्षा से गुजरना पड़ता था, जो अक्सर उसी लोक के मनुष्यों की तुलना में आत्मा पशुओं के लिए कहीं अधिक कठिन होती थी। इसलिए वुक्सिंग की आर्थिक मंदी कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। कुछ देर सोचने के बाद लू किंग ने कहा, वुक्सिंग, तुम नींव स्थापना के शिखर पर काफी समय से हो। इस साधना के दौरान तुमने अपने शरीर को पूर्णता तक निखारा है। जब तुम इन लाभों को पूरी तरह आत्मसात कर लोगे तो मैं तुम्हें कुछ कमल के बीज दूंगी। ये सुनकर पंचरंगीय पंखों वाले सर्प का सिर ऊपर उठ गया। उसकी आंखें आनंद से भर उठीं। फिलहाल अपनी नींव मजबूत करने पर ध्यान दें। आपकी जड़ें जितनी मजबूत होंगी, संकट से उबरने की आपकी संभावना उतनी ही बेहतर होगी। वुक्सिंग ने उत्साहपूर्वक सिर हिलाया, मानो वह चोंच मार रहा हो। ये देखकर लू किंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। पंच तत्व कमल के बीज वुक्सिंग के लिए अत्यंत मूल्यवान थे। एक बार जब वह उन्हें परिष्कृत कर लेगा तो वह अपनी विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार हो जाएगा। वुक्सिंग को प्रोत्साहित करने के बाद लू किंग ने एक जैद ताबीज प्राप्त किया। उसकी ऊर्जा को महसूस करते ही वह थोड़ा चौंक गया। क्या गुरुजी ने मुझे कोई संदेश भेजा है? अपने एकांतवास से पहले उन्होंने अपने गुरु को इस आध्यात्मिक ज्ञान की खोज और शियाओ यान के साथ प्रशिक्षण लेने के अपने इरादे के बारे में सूचित कर दिया था।
चिंता का कोई कारण नहीं था। इसके बावजूद उसके स्वामी ने संदेश भेजा। क्या कुछ हुआ था? उसने तुरंत ताबीज को पढ़ा। कुल मिलाकर 3 संदेश थे। पहले 2 पत्र जो 2 महीने पहले भेजे गए थे लगभग एक ही विषय पर थे। तियांजी टावर के टावर मास्टर एक जरूरी काम से आए थे। तीसरा पत्र जो 3 दिन पहले भेजा गया था उसमें कहा गया था कि उसके स्वामी को हाल ही में एक अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है और जल्द ही उन्हें बिजली की तरह एक विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। क्या गुरु को अपनी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा? लू किंग का ध्यान अंतिम संदेश पर केंद्रित हो गया। उसने पहले के संदेशों को नजरअंदाज कर दिया। उसने तुरंत जवाब भेजा और अपने मालिक की स्थिति के बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लू किंग के भीतर चिंता का ज्वार उमड़ आया। बिना समय बर्बाद किए उसने जियाओ यान और अन्य लोगों को गुफा से बाहर निकलने के लिए इकट्ठा किया। इस जानकारी के स्रोत का लिंक में है। भाई क्या हुआ? जियाओ यान ने उसकी घबराहट को भांपते हुए पूछा। मास्टर ने हाल ही में एक संदेश में बताया था कि उन्हें जल्द ही किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। मुझे उनकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं है, इसलिए हमें जल्दी लौटना होगा। लू किंग ने उसे बाहर ले जाते हुए जवाब दिया। उसे पछतावा सता रहा था। साधना में लीन रहने के कारण वह अपने संदेशों को देखना भूल गया था और इस वजह से उसे इतनी महत्वपूर्ण खबरें नहीं मिली। अगर उसके गुरु को कुछ हो जाता तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। दादाजी चेन पर बिजली गिरने जैसी विपत्ति आने वाली है तो हमें जल्दी करनी चाहिए। जियाओ यान ने अपनी चिंता व्यक्त की। दिव्य लोक के शिखर पर पहुंच चुकी और झोंकझों में लू किंग की विपत्ति की साक्षी रही होने के नाते वह इस तरह की घटना के खतरे को पूरी तरह समझती थी। बाहर निकलने के बाद लू किंग ने गुफा के प्रवेश द्वार के चारों ओर 1 दर्जन से अधिक ज़ैड ताबीज स्थापित किए, जिससे एक ऐसी संरचना बन गई जिसने पूरे क्षेत्र को छिपा दिया। ये संरचना भूमि की आध्यात्मिक ऊर्जा से शक्ति प्राप्त करती है, जिससे ये गोल्डन कोर साधक के लिए भी अभेद्य हो जाती है जब तक कि वे संरचनाओं में विशेषज्ञता प्राप्त न कर लें। सब कुछ सुरक्षित हो जाने के बाद लू किंग और शियाओ यान ने आसमान में उड़ान भरी। हवा में रहते हुए लू किंग ने शून्य उड़ने वाली नाव को बुलाया और उसमें प्रवेश किया। अगले ही पल अपनी आध्यात्मिक शक्ति से प्रेरित होकर नाव पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो गई। अध्याय 459 अध्याय 459 ज्यूली गांव के ऊपर अचानक एक काला भंवर प्रकट हुआ। उसके भीतर से एक कुछ हद तक क्षतिग्रस्त चांदी की उड़ने वाली नाव निकली। लू किंग और शियाओ यान उड़ने वाली नाव से उतर गए, इससे पहले कि वह उसे सुरक्षित स्थान पर रख दे। उसकी आभा थोड़ी अस्थिर थी। इस दुनिया में गति सीमा तय थी। उस सीमा को पार करने पर स्वर्ग की ओर से चेतावनी मिलती थी, लेकिन शून्य में यात्रा करने पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। फिर भी शून्य में यात्रा करने के लिए शून्य में उड़ने वाली नाव को सक्रिय करने में अत्यधिक मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति खर्च होती थी। हालांकि लू किंग की साधना हाल ही में प्रथम चरण स्वर्णकोर क्षेत्र के शिखर तक काफी उन्नत हो गई थी, फिर भी इस क्षमता का उपयोग करना थका देने वाला बना रहा। बड़े भाई, क्या हम सचमुच ज्यूली गांव वापस आ गए हैं? शियाओ यान नीचे स्थित परिचित गांव को स्तब्ध होकर देखती रही। इसी तरह जियाओ ली और वुक्सिंग भी पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। कुछ क्षण पहले वे एक दूर राज्य में थे, हजारों मील दूर। अब पलक झपकते ही वे ज्यूली गांव में वापस आ गए थे। उसकी तीव्र गति भयावह थी। उन तीनों में से किसी ने भी पहले कभी शून्य में उड़ने वाली नाव की सवारी नहीं की थी या शून्य को पार नहीं किया था। स्वाभाविक रूप से वे आश्चर्यचकित थे। हाँ, यह उस कलाकृति की बदौलत है। चलिए पहले गांव वापस चलते हैं, लू किंग ने स्पष्ट रूप से समझाया। अपनी दिव्य चेतना का प्रसार करते हुए उन्होंने अर्धपवत प्रांगण में अपने गुरु की आभा को महसूस किया। गांव शांत था, अराजकता का कोई संकेत नहीं था। उनका हृदय शांत हो गया। जिस सबसे बुरे की उन्हें आशंका थी वह सच नहीं हुई थी। वह शियाओ यान और अन्य लोगों को गांव की ओर ले गया। नवीनतम उपन्यास fra.net पर प्रकाशित होते हैं। जैसे ही वे हाफ माउंटेन आंगन में उतरे उन्होंने देखा कि उनका मालिक मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकल रहा है। डॉक्टर चेन ने कहा, मुझे लगा था कि आप इस समय के आसपास वापस आ जाएंगे। दादाजी चेन। शियाओ यान ने 6 महीने से अधिक समय से बुजुर्ग डॉक्टर को नहीं देखा था। वह उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन लू किंग के चेहरे पर अपराध बोध के भाव थे। गुरुजी, मुझे क्षमा करें। मैं एकांतवास में थी और मैंने अपने संचार ताबीज की जांच नहीं की। आज एकांतवास से बाहर आने के बाद ही मैंने आपके संदेश देखे। तुम आज ही तो एकांतवास से निकले, लेकिन तुम तो इतनी जल्दी लौट आए। डॉक्टर चेन चौंक गए। उन्हें याद था कि 6 महीने पहले लू किंग ने उन्हें बताया था कि वह कई राज्यों दूर स्थित एवरलास्टिंग रिग्रेट माउंटेन में साधना करेंगे। एकांतवास से बाहर आने के बाद वह इतनी जल्दी कैसे लौट सकता था? मेरे पास एक ऐसी कलाकृति है जो शून्य में यात्रा करने में सक्षम बनाती है, जिससे हजारों मील की दूरी पलक झपकते ही तय की जा सकती है। हालांकि ये काफी ऊर्जा खपत करती है और इसका बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता है, लू किंग ने समझाया। ये तो वाकई एक चमत्कारिक कलाकृति है। डॉक्टर चेन अचंभित रह गए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि लू किंग ने जरूरत पड़ने पर तुरंत लौटने का वादा किया था। उन्होंने अनुमान लगाया था कि लू किंग को वापस आने में कई दिन लगेंगे। भला किसने सोचा होगा कि तुरंत का मतलब इतनी जल्दी आ जाना होगा? इस तरह की कलाकृति का वास्तव में यही अर्थ था कि पूरी दुनिया पहुंच के भीतर थी। गुरुजी, आपने अपने संचार ताबीज में उल्लेख किया था कि आप अपनी विपत्ति से उबरने की तैयारी कर रहे हैं, लू किंग ने पूछा। जी हाँ, अवसर निकट प्रतीत हो रहा है। कुछ ही दिनों में ऐसा हो जाना चाहिए, डॉक्टर चेन ने सिर हिलाते हुए कहा। मुझे पहले से कहीं अधिक प्रबलता से इस सफलता के निकट आने का आभास हो रहा है।
ये सौभाग्य की बात है कि मैं समय पर लौट आया और आपकी सहायता कर सका। राहत महसूस करते हुए लू किंग ने अपने स्वर्ग और पृथ्वी की एक ऊर्जा थैली से एक लाल और एक सफेद मोती निकाला। गुरुजी, आपकी विपत्ति इतनी निकट है कि मैं अधिक कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपनी यात्रा के दौरान मुझे ये 2 मोती मिले। ये क्रमशः जल और अग्नि तत्व से संबंधित वस्तुएं हैं, जो आपके जल और अग्नि साधना मार्ग के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। इन गुणों को निखारने से आपकी नींव मजबूत होगी और आप आने वाली विपत्तियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकेंगे। लू किंग द्वारा प्रस्तुत खजाने सर्वोच्च श्रेणी की जल तत्व कलाकृति 10,000 आर्ट्स पल और श्रेष्ठ श्रेणी की अग्नि तत्व कलाकृति फायर एसेंस पल थे। ये कलाकृतियां मोतियों को देखते ही डॉक्टर चेन की आध्यात्मिक ऊर्जा अनियंत्रित रूप से उमड़ पड़ी। उन्होंने तुरंत ही महसूस किया कि ये मोती उनके साथ अत्यधिक अनुकूल हैं। लगता है ये कलाकृतियां तुम्हारे लिए ही बनी थीं, लू किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने मोती अपने स्वामी को सौंप दिए। गुरुजी, सफेद मोती सर्वोच्च श्रेणी का जल तत्व का कलाकृति है, जिसे 10,000 कलाओं का मोती कहा जाता है, जबकि लाल मोती श्रेष्ठ श्रेणी का अग्नि तत्व का कलाकृति है, जिसे अग्निसार मोती कहा जाता है। इनके कार्य और श्रेणी समान नहीं है। उन्हें परिष्कृत करने के बाद आपको समय के साथ उन्हें संयमित और अनुकूलित करने की आवश्यकता होगी, ताकि वे आपकी खेती में पूरी तरह से एकीकृत हो सकें। यद्यपि ये कलाकृतियां अपनी मौलिक शुद्धता में अद्वितीय थीं, लू किंग ने शुरू में इन्हें और परिष्कृत करने के लिए ली हुआओ कड़ाही का उपयोग करने पर विचार किया था। हालांकि अपने गुरु की विपत्ति निकट आने के कारण तत्काल सहायता प्रदान करना बेहतर था। उच्च श्रेणी की कलाकृतियां उचित देखभाल मिलने पर अपने उपयोगकर्ता के साथ साथ और भी शक्तिशाली हो सकती हैं। डॉक्टर चेन द्वारा गोल्डन कोर क्षेत्र प्राप्त करने के बाद उनके पास इन खजानों को परिष्कृत और परिपूर्ण करने के लिए पर्याप्त समय होगा। इसके अलावा स्वयं द्वारा परिष्कृत और पोषित कलाकृतियां अपने धारक के मन और आत्मा के साथ बेहतर ढंग से मेल खाती हैं, जिससे एक सहज सामंजस्य प्राप्त होता है। सर्वोच्च और उच्च श्रेणी की कलाकृतियां। डॉक्टर चेन अपने हाथों में मौजूद मोतियों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इस स्तर की कलाकृतियां अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान थीं। चुपचाप उसने उन्हें एक तरफ रख दिया। गुरु शिष्य के रूप में उनके बीच ज्यादा शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं थी। वैसे गुरुजी, आपने बताया था कि तियानजी टावर के टावर मास्टर को एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है। वह क्या था? लू किंग ने पूछा। डॉक्टर चेन का चेहरा गंभीर हो गया। यह वाकई एक गंभीर मामला है। टावर मास्टर पवित्र पर्वत के 3 पवित्र स्वामियों की ओर से आए हैं। उन्होंने दुनिया में बढ़ती अराजकता को देखा है और व्यवस्था को पुनः स्थापित करने तथा एक आदेश जारी करने की इच्छा रखते हैं। हालांकि उनका मानना है कि इतनी सारी उभरती प्रतिभाओं और दावेदारों के बीच केवल उनका अधिकार ही दुनिया का सम्मान प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं रह सकता है। इसलिए वे आशा करते हैं कि आप सभी के हित में इस देश में स्थिरता लाने में उनका साथ देंगे। अध्याय 459 अध्याय 459 इसके विपरीत उन्होंने ईमानदारी से और पूरी तरह से तीनों पवित्र देवताओं के इरादों को बूढ़े डॉक्टर को बताया। उन्हें उम्मीद थी कि ये दयालु और करुणामय बुजुर्ग लू किंग को उनके उद्देश्य में शामिल होने के लिए राजी करने में मदद करेगा। क्या तीनों पवित्र प्रभु चाहते हैं कि मैं निषेध का मसौदा तैयार करने में सहायता करूं? इस बार लू किंग सचमुच चकित रह गई। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि तियानजी टावर के मास्टर के आने का उद्देश्य इस तरह का मामला होगा। एक पल के लिए वह चुप हो गया। आह किंग, यह कोई मामूली बात नहीं है। आपको इस पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। यदि आप सावधान नहीं रहे तो आप पूरी दुनिया के दुश्मन बन सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो तीनों पवित्र देवताओं को मना कर देना बेहतर होगा। लू किंग की हिचकिचाहट को देखकर बूढ़े डॉक्टर ने सलाह दी। हालांकि बूढ़े डॉक्टर का मानना था कि यदि पवित्र देवता सफल हो जाते हैं तो इससे वास्तव में सभी जीवित प्राणियों को लाभ हो सकता है, लेकिन वे लू किंग की सुरक्षा को भी उतना ही महत्व देते थे। अनिश्चितता के अभाव में वह नहीं चाहेंगे कि लू किंग को इस तरह की उथल पुथल का सामना करना पड़े। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद लू किंग ने पूछा, गुरुजी, मैं हाल ही में एकांतवास में रही हूँ और पिछले 6 महीनों के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या बाहरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई है? बूढ़े डॉक्टर ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, ये काफी अव्यवस्थित लग रहा है। यहाँ कांगचोउ में हम भाग्यशाली हैं। यह क्षेत्र दूरस्थ है और आपकी उपस्थिति के कारण यान साम्राज्य ने अपनी देखभाल बढ़ा दी है, इसलिए कोई परेशानी नहीं हुई है। लेकिन झिरुई और वेई परिवार के मुखिया के अनुसार पिछले 2 वर्षों में आश्चर्यजनक साधना प्रतिभा वाले कई विलक्षण प्रतिभावान लोग सामने आए हैं। इसके अलावा कई वरिष्ठ पीढ़ी के विशेषज्ञ, जिनकी साधना आकाश और पृथ्वी के नियमों के कारण रुक गई थी, नए क्षेत्रों में प्रवेश कर चुके हैं। विशेषकर पिछले 6 महीनों में कई स्थानों पर ईश्वरीय विपत्तियां आई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ व्यक्ति गोल्डन कोर की विपत्ति से गुजर रहे हैं। नायकों के उदय और विशेषज्ञों के उभरने के साथ संघर्ष अपरिहार्य है। अगर बात सिर्फ इतनी ही होती तो इतनी बुरी बात नहीं होती, क्योंकि ये तो सिर्फ साधकों के बीच की लड़ाइयां हैं। हालांकि कुछ साधक अपार शक्ति प्राप्त करने के बाद अति आत्मविश्वासी और अहंकारी हो गए हैं। मैंने झिरुई से सुना कि कुछ समय पहले किजो में 2 संप्रदाय बलों ने एक आध्यात्मिक भूमि पर कब्जा करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनके संस्थापना के बुजुर्गों ने एक शहर में अंधाधुंध लड़ाई लड़ी, जिसके परिणामस्वरूप भारी नागरिक हताहत हुए। दूसरी ओर क्वांगझोउ में 2 प्रांतीय राज्यों के बीच युद्ध छिड़ गया, जिससे अनगिनत आम लोग दुख और पीड़ा में डूब गए। अपने गुरु से इन घटनाओं का वर्णन सुनते हुए लू किंग को एहसास हुआ कि उनके 6 महीने के एकांतवास के दौरान दुनिया कितनी तेजी से बदल गई थी।
कुछ समय पहले जब वह शियायान के साथ यात्रा कर रहा था तो उसने कुछ अनसुलझे मुद्दों को भांप लिया था, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि हालात इस हद तक बिगड़ जाएंगे। उसने एक पल सोचा और फिर कहा, गुरुजी, इन मामलों को अभी के लिए छोड़ देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी विपत्ति है। जब आप परीक्षा पास कर लेंगे तब हम बाकी सब बातों पर फैसला कर लेंगे। ठीक है, आप अभी लौटे हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले इस समय का सदुपयोग करके अच्छी तरह सोच विचार कर लें। बूढ़े डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई। गुरु और शिष्य ने थोड़ी देर और बातचीत की, जिसमें लू किंग ने मुख्य रूप से अपनी यात्राओं के दौरान के अनुभवों का वर्णन किया। कभी कभी शियायान भी अपनी जीवंत बातों से बीच में दखल देती थी। तभी उस बूढ़े डॉक्टर को पता चला कि उनके दूर रहने के दौरान उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अपनी यात्रा का सारांश बताने के बाद लू किंग और शियायान आंगन से चले गए ताकि बूढ़ा डॉक्टर 2 अनमोल मोतियों को परिष्कृत कर सके और विपत्ति के लिए तैयारी कर सके। घर लौटते समय ग्रामीणों ने उन्हें देख लिया, जिससे वहां हंगामा मच गया। आखिरकार लू किंग और शियायान लगभग 1 साल से गायब थे। इस दौरान कई ग्रामीण चिंतावश बार बार बूढ़े डॉक्टर के पास जाकर उनके बारे में पूछताछ करते थे। सौभाग्यवश बूढ़े डॉक्टर ने उन्हें कई बार आश्वस्त किया था कि लू किंग और शियायान सुरक्षित हैं, वे केवल यात्रा कर रहे हैं। अब जब वे आखिरकार लौट आए थे तो गांव वाले उनके चारों ओर जमा हो गए और पूछने लगे कि वे इतने लंबे समय तक बाहर क्यों रहे थे। ये हंगामा वेई परिवार के महल तक भी पहुंच गया, जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। जब तक लू किंग ने सब कुछ समझाकर घर वापस लौटी तब तक कुछ घंटे बीत चुके थे। उसके बैठते ही आगंतुकों का आगमन हो गया। पता चला कि उनके लौटने की खबर वेई परिवार तक भी पहुंच गई थी। वेई शानहाई और वेई शिंगे मिलने आए और उन्होंने उन्हें हवेली में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। चूंकि लू किंग का घर लंबे समय से खाली पड़ा था और शियायान ने वेई फुरेन को भी काफी समय से नहीं देखा था, इसलिए वह सहमत हो गया। रात के खाने के दौरान लू किंग ने वेई परिवार से दुनिया की वर्तमान स्थिति के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की। यह उसकी कल्पना से भी बदतर था। कई संप्रदाय, नवगठित विशेषज्ञ और यहाँ तक कि प्रांतीय राज्य भी संसाधनों और प्रभाव को लेकर अक्सर आपस में टकराते थे। शुरू में ज्यादातर लोगों ने संयम दिखाया, लेकिन जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता गया और शिष्य मारे जाते गए, शत्रुता और भी कड़वी होती चली गई। कुछ ताकतें तो रक्तपात करने पर भी उतारू हो गईं। सबसे ज्यादा प्रभावित आम नागरिक थे, जिनके पास अपनी रक्षा करने के साधन नहीं थे। आध्यात्मिक ऊर्जा में हाल ही में हुई वृद्धि ने कई विशेषज्ञों को अपनी पिछली सीमाओं को पार करने की अनुमति दी है, जिससे शक्तिशाली साधकों की संख्या में वृद्धि हुई है। हालांकि उनके युद्धों ने व्यापक तबाही मचाई। यहाँ तक कि एक भटकती हुई तलवार या धारदार हथियार भी लोगों के एक बड़े समूह में तबाही मचा सकता है। परिणामस्वरूप जब नागरिकों को संभावित संघर्षों के बारे में पता चलता था तो वे अप्रत्यक्ष नुकसान के डर से भाग जाते थे, लेकिन भागने का रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ था, जिससे उनकी पीड़ा और बढ़ गई। हमारा कामझो और यहाँ तक कि यान साम्राज्य भी आसपास के सबसे शांतिपूर्ण स्थानों में से हैं। लू शियालांगजुन, आपकी बदौलत यान साम्राज्य बुरे इरादे रखने की हिम्मत नहीं करता। परिणामस्वरूप पड़ोसी राज्यों के कई नागरिकों ने यहाँ शरण ली है। हालांकि मैंने हाल ही में सुना है कि क्यू साम्राज्य अशांत प्रतीत हो रहा है और यान साम्राज्य को निशाना बना सकता है, वेई शिंगे ने टिप्पणी की। नवीनतम अध्याय novelfire.net पर पढ़ें। क्यू साम्राज्य, लू किंग ने सोचा, क्या यान परिवार के मुखिया तियान लाओ के पास उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है? वह तो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के साधक हैं। अफवाह है कि क्यू साम्राज्य का संरक्षक सेनापति आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुद्धार से पहले ही एक शीर्ष पूर्व दिव्य क्षेत्र का विशेषज्ञ था। इसके बाद उनकी साधना में तेजी से प्रगति हुई और हाल ही में उन्होंने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में प्रवेश किया। इसके अतिरिक्त क्यू शाही परिवार में एक ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिन्होंने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का दर्जा प्राप्त कर लिया है। ऐसे 2 विशेषज्ञों के साथ क्यू साम्राज्य की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं और अब वे आसपास के राज्यों पर नजर रख रहे हैं, वेई शिंगे ने बताया। मैं समझ गई, लू किंग ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि मेरे एकांतवास के दौरान दुनिया में काफी बदलाव आए हैं। अगर यह अराजकता जारी रही तो आम लोगों के पास सचमुच जीने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। उनकी आवाज में उदासी की झलक थी, फिर भी उनके दिल में एक दृढ़ निर्णय आकार ले रहा था। अध्याय 460 जब लू किंग जियाओ यान के साथ घर लौटी तब शाम हो चुकी थी। उस रात उसके हाथ में एक धधकती हुई लाल मोती प्रकट हुई। ये फायर स्पिरिट पल था, वही पल जो उसने कोल्ड वाटर पैलेस के खजाने से प्राप्त किया था। शीत जल महल का रहस्यमय क्षेत्र बर्फ पर आधारित शक्तियों के प्रभुत्व में था। इसी वजह से फायर स्पिरिट पल को तिजोरी के अंदर गहराई में रखा गया था, जिससे वह किसी भी बाहरी ऊर्जा को अवशोषित करने में असमर्थ थी। जब तक लू किंग ने इसे खोजा तब तक इसकी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। इसलिए एवरलास्टिंग रिग्रेट माउंटेन की भूमिगत आध्यात्मिक नस के नीचे एकांत साधना के दौरान उन्होंने अग्नि आत्मा मोती को पोषण के लिए वहां रख दिया था। आध्यात्मिक ऊर्जा से पोषित होने के 6 महीने बाद मोती ने पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित कर ली थी और अब उसने अपनी पूर्व शक्ति पुनः प्राप्त कर ली थी। अब इसे ठीक से परिष्कृत करने का समय था। अग्नि आत्मा मोती को अपनी हथेली में पकड़े हुए लू किंग ने अपना ध्यान केंद्रित किया और स्वामित्व स्थापित करने के लिए दिव्य आत्मा शक्ति का एक अंश मोती में भेजा। शोधन प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हुई। लू किंग ने आसानी से मोती में अपनी आत्मा की छाप छोड़ दी।
तुरंत ही अग्नि आत्मा मोती प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गया और उसकी भौहें के एक्यू पॉइंट में जा समाया। जैसे ही मोती उसके भौहें के एक्यू पॉइंट में प्रवेश किया, वह तेजी से एक्यू पॉइंट के केंद्र की ओर उड़ गया। प्रारंभ में इसने पृथ्वी आत्मा मोती के साथ केंद्रीय स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास किया। हालांकि जल्द ही पृथ्वी आत्मा मोती से एक सूक्ष्म उतार चढ़ाव उत्पन्न हुआ। उसी समय पृथ्वी की आत्मा मोती से एक अलौकिक आत्मा प्रतीक का प्रक्षेपण प्रकट हुआ। अग्नि आत्मा मोती थोड़ा कांपने के बाद सिकुड़ गया और आज्ञाकारी रूप से पृथ्वी आत्मा मोती के चारों ओर एक गहन पथ पर परिक्रमा करने लगा। लू किंग ने बिना दखल दिए चुपचाप ये सब देखा। पंच तत्व मोती जैसी आध्यात्मिक कलाकृतियों में स्वाभाविक रूप से चेतना का अंश मौजूद होता था। हालांकि उन्होंने उन्हें परिष्कृत कर लिया था और उन पर अपना अधिकार जमा लिया था, फिर भी वे उनकी बुद्धिमत्ता को मिटाना नहीं चाहते थे। पदानुक्रम के मामलों के लिए उन्हें अपने आप सुलझने देना ही सबसे अच्छा था। जैसा कि उम्मीद थी, अर्थ स्पिरिट पल ने श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। आखिरकार ये लू किंग के साथ सबसे लंबे समय तक रहा था और इसे अत्यधिक शक्ति प्रदान की गई थी। आत्मा के प्रतीक चिन्ह के साथ इसने अपना प्रभुत्व मजबूती से स्थापित कर लिया था। इसके अलावा पृथ्वी तत्व अपनी स्थिरता और वजन के लिए जाना जाता था, जो भौहों के एक्यू पॉइंट क्षेत्र की नींव के रूप में कार्य करता था। ये स्वाभाविक ही था कि इसने अग्नि आत्मा मोती को दबा दिया। अग्नि आत्मा मोती के समर्पण के साथ ही ये पृथ्वी आत्मा मोती के चारों ओर एक जटिल पैटर्न में घूमने लगा। उसी क्षण दोनों मोतियों के बीच एक रहस्यमय संबंध बनने लगा। इसी दौरान उनके गुरु लू किंग को अपने दिल में एक अजीब सी गूंज महसूस हुई। वह क्षण भर के लिए चौंक गया और अपनी इस नई अनुभूति पर ध्यान केंद्रित करने लगा। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह प्रतिध्वनि कई दिशाओं से और सभी बहुत दूर से आ रही थी। इसके अलावा इन दूरस्थ स्रोतों से उसे जो आभा महसूस हुई, वह पृथ्वी आत्मा मोती और अग्नि आत्मा मोती से आश्चर्यजनक रूप से मिलती जुलती थी। तो इस तरह से ये काम करता है। ये सामग्री मूल रूप से novelfire.net से ली गई है। लू किंग को अचानक एक रहस्योद्घाटन हुआ। ये प्रतिध्वनित आभाएं अन्य पंच तत्व मोतियों से आ रही होंगी। इसलिए जब तक मेरे पास कम से कम 2 मोती हैं, मैं शेष मोतियों के स्थान का पता लगा सकता हूँ। लू किंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पहले उन्हें 5 मोती इकट्ठा करने की अपनी संभावनाओं पर संदेह था, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि पंच तत्व मोतियों में एक दूसरे को महसूस करने की अंतर्निहित क्षमता होती है। जब तक वह 2 चीजें इकट्ठा कर लेता, बाकी को ढूंढना बहुत आसान हो जाता। उत्साह से भरी लू किंग ने तुरंत शेष मोतियों के स्थानों का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ समय बाद उनके मन में एक विचार विकसित हुआ। 3 और मोती, एक जोंगझोउ में प्रतीत होता है, दूसरा सुदूर पश्चिम में और आखिरी वाला पूर्वी सागर की गहराई में है। इन अनुमानित स्थानों का पता चलने पर लू किंग अचंभित रह गई। जोंगझोउ और सुदूर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित संपत्तियों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन पूर्वी सागर में जो हुआ वह एक अलग ही कहानी थी। उन्हें वह अनुभूति याद आ गई जो उन्होंने लगभग 6 महीने पहले तब महसूस की थी, जब वे शियाओ यान और अन्य लोगों के साथ समुद्र तट की यात्रा पर गए थे। उस समय विशाल महासागर ने उनके मन में एक दुर्लभ प्रकार की बेचैनी पैदा कर दी थी। यदि वह भी उस अथाह समुद्र से भयभीत हो गया था, तो फिर गहरे महासागर में, जहाँ आज तक कोई मनुष्य नहीं पहुंचा था, निश्चित रूप से अज्ञात और भयावह खतरे मौजूद होंगे। लेकिन कोई जल्दी नहीं है। मुझे तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक गुरुजी की विपत्ति समाप्त न हो जाए और पवित्र पर्वत के मामले सुलझ न जाएं। उसके बाद मैं धीरे धीरे शेष मोती एकत्र कर सकता हूँ। लू किंग को ये प्रबल अंतर्ज्ञान था कि पंच तत्व मोतियों को पूरी तरह से एकत्रित करने से उसे बहुत लाभ होगा। पहले उसे अन्य मोतियों के स्थान का पता नहीं था, लेकिन अब जब उसे पता चल गया था तो वह उन्हें यूं ही नहीं छोड़ेगा। लू किंग के लौटने के अगले दिन कुछ खास नहीं हुआ। डॉक्टर चेन एकांत में रहे और लू किंग द्वारा दिए गए 2 अनमोल मोतियों को परिष्कृत करते रहे। हालांकि तीसरे दिन विदेश यात्रा पर गई लिन जिरुई वापस लौट आए। सबसे पहले उन्होंने लू किंग से मुलाकात की और उनके लिए 3 पवित्र देवताओं का निमंत्रण लेकर गए, जिसमें उनसे पवित्र पर्वत पर मिलने का अनुरोध किया गया था। हालांकि लू किंग ने तुरंत सहमति नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने उत्तर दिया कि उनके स्वामी को जल्द ही कठिन परीक्षा से गुजरना होगा और वे वहां से नहीं जा सकते। सब कुछ उस कठिन परीक्षा के बाद ही करना होगा। लिन जिरुई को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। वह लू किंग के लिए डॉक्टर चेन के महत्व को समझता था। चूंकि स्वर्गीय आपदा का सामना करना एक बहुत ही नाजुक घटना थी, इसलिए लू किंग निश्चित रूप से अपने गुरु की रक्षा के लिए उनके साथ रहेगा। चौथे दिन भोर के समय जब लू किंग ध्यान कर रहा था, अचानक उसके मन में एक आवाज गूंजी, आह किंग, मैं अपनी विपत्ति के लिए तैयार हूँ। लू किंग की आंखें झट से खुल गईं और उसने तुरंत अपनी साधना समाप्त कर दी और अर्ध पर्वत आंगन की ओर चल पड़ा। गुरुजी, क्या आप कह रहे हैं कि समय आ गया है? उसने पूछा। डॉक्टर चेन ने सिर हिलाया। जी हाँ, पिछले 2 दिनों से मैं आपके द्वारा दिए गए 2 मोतियों को परिष्कृत कर रहा हूँ। वे वास्तव में जादुई कलाकृति स्तर के खजाने हैं। जिस क्षण मैंने उन्हें पूरी तरह से परिष्कृत किया और उन पर नियंत्रण प्राप्त किया, उनके भीतर मौजूद जल तत्व और अग्नि तत्व की ऊर्जाएं मेरी दिव्य आत्मा और भौतिक शरीर पर प्रवाहित हुई, जिससे वे और अधिक स्थिर और संयमित हो गईं। जल और अग्नि की परस्पर क्रिया ने मुझे अद्भुत अंतर्दृष्टि प्रदान की। इन एहसासों को पूरी तरह आत्मसात करने और उन्हें अपने जल और अग्नि के मार्ग में समाहित करने के बाद मेरी सफलता का अवसर स्वाभाविक रूप से प्रकट हुआ। इस समय डॉक्टर चेन का चेहरा दमक रहा था, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण और परिपूर्ण आभा निकल रही थी।
लू किंग को स्पष्ट रूप से यह एहसास हो गया था कि उसके गुरु शिखर आधार स्थापना क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा उनकी नींव अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। केवल उनकी आभा को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि डॉक्टर चेन ली चांगबो से कमजोर नहीं थे, जो गोल्डन कोर के साधक थे और जिनसे लू किंग पहले मिल चुकी थी। वह डॉक्टर चेन के सिर के ऊपर मंडराती हुई दिव्य आपदा की ऊर्जा की एक हल्की सी झलक भी महसूस कर सकता था। इसका मतलब ये था कि डॉक्टर चेन पहले से ही विपत्ति की दहलीज पर थे, स्वर्गीय बिजली को बुलाने से बस एक विचार दूर। आप कब इस विपत्ति का सामना करने की योजना बना रहे हैं? लू किंग ने पूछा। अभी यह अच्छा विकल्प है, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। स्वामी जी, इसे लीजिए। लू किंग ने एक क्रिस्टल स्पष्ट जेड पत्थर निकाला जो घूमती हुई धुंधली ऊर्जा से भरा हुआ था। डॉक्टर चेन ने इसे स्वीकार कर लिया और इसकी प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करते ही उनके चेहरे के भाव बदल गए। यह एक मध्यम श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर है। इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा की अविश्वसनीय रूप से शुद्ध मात्रा होती है, जिसे सीधे अवशोषित और परिष्कृत किया जा सकता है। कष्टकाल के दौरान यह आपको अपनी आध्यात्मिक शक्ति को यथासंभव शीघ्रता से पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। सामान्य परिस्थितियों में एक निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन भी गोल्डन कोर के साधक के लिए काफी समय तक प्रशिक्षण करने के लिए पर्याप्त होता था। हालांकि डॉक्टर चेन की नींव मजबूत थी, फिर भी उनकी परीक्षा के लिए एक निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन ही पर्याप्त होना चाहिए था। हालांकि चूंकि स्वर्गीय आपदाएं अप्रत्याशित थीं, इसलिए लू किंग ने सतर्क रहना बेहतर समझा। पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने इसके बजाय एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन प्रदान किया। डॉक्टर चेन की पकड़ जेड पत्थर पर और मजबूत हो गई। स्पिरिट स्टोन अध्याय 460 2 डॉक्टर चेन ने आत्मा पत्थर के भीतर आध्यात्मिक प्रतिध्वनि को महसूस किया और तुरंत समझ गए कि यह एक और असाधारण आध्यात्मिक वस्तु होनी चाहिए। बिना किसी झिझक के उसने मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर को स्वीकार कर लिया और अपनी विपत्ति पर काबू पाने के लिए उसे अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। आधे घंटे बाद 100,000 पहाड़ों के भीतर गहराई में, ठीक उसी पर्वत शिखर के सामने जो लू किंग के अपने कष्टों के दौरान विनाशकारी बिजली से 2 हिस्सों में बंट गया था। गुरुजी, क्या आप वाकई यहीं अपनी विपत्ति से मुक्ति पाना चाहते हैं? लू किंग ने फिर पूछा। अपने स्वामी द्वारा चुने गए स्थान के बारे में सुनते ही वह अवाक रह गया था। गुरुजी, 1 लाख पहाड़ों में तो अनगिनत चोटियां हैं। क्या आपको वाकई अपनी परीक्षा के लिए पहले से ही क्षतिग्रस्त पहाड़ को चुनना जरूरी है? ये जगह एकदम सही है। आकाशीय आपदा की विनाशकारी शक्ति बहुत अधिक होती है, इसलिए किसी अन्य निर्मल शिखर को बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर चेन मुस्कुराए। इसके अलावा किंग, तुमने उस समय यहाँ अपनी विपत्ति को सफलतापूर्वक पार कर लिया था। अगर मैं तुम्हारे सौभाग्य में कुछ हिस्सा बांट सकूं तो बहुत अच्छा होगा। लू किंग, ठीक है, ये तो उसके मालिक के कहे जैसी बात लग रही है। एक और पहाड़ को नष्ट करने के बजाय वह पहले से ही टूटे हुए पहाड़ पर अपनी पीड़ा सहना पसंद करेगा। दादाजी चेन, आप जरूर सफल होंगे। शियाओ यान ने अपनी छोटी मुठियां भींचकर उनका हौसला बढ़ाया। आओ टिल्डा। यहाँ तक कि शियाओ ली ने भी डॉक्टर चेन की ओर एक दुर्लभ चीख निकाली। दिव्य चेतना के माध्यम से संवाद करने की क्षमता होने के बावजूद उस छोटे जानवर ने लू किंग और शियाओ यान के अलावा किसी और के सामने इस प्रतिभा का प्रदर्शन कभी नहीं किया था। ये देखकर वुक्सी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और उसने भी अपना सिर आगे बढ़ाया और डॉक्टर चेन के हाथ से सट गया। हा, बढ़िया, दादा चेन को जरूर सफलता मिलेगी। तीनों नन्हे मुन्नों को उन्हें प्रोत्साहित करते देख डॉक्टर चेन ने दिल खोलकर हंसी और उनका मन नए आत्मविश्वास से भर गया। अपने पैरों के नीचे प्रकट हुई ऊर्जा के बादल पर कदम रखते हुए वह धीरे धीरे उस पर्वत की ओर चढ़ने लगा जहां लू किंग ने कभी अपनी विपत्ति पर विजय प्राप्त की थी। इसी बीच लू किंग, शियाओ यान और छोटे जीवों के साथ अपने स्वामी की रक्षा के लिए पहरा देने के लिए पास की एक चोटी पर चले गए। जैसे ही वे उतरे, एक कान फाड़ देने वाली बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दी। अचानक ही एक भयंकर और असीम दबाव उत्पन्न हो गया। उनके ऊपर आकाश में तूफानी बादल उमड़ रहे थे, जिससे एक विशालकाय विपत्तिपूर्ण बादल भंवर का निर्माण हो रहा था। सीनियर चेन की मुसीबतें अब शुरू हो रही हैं। कुछ मील दूर एक अन्य पर्वत शिखर पर वेई शानहाई, वेई शिंगे, लिन जिरुई, वेई जियान मागो और अन्य लोगों ने आकाश में बन रहे विशाल विपत्ति बादल भंवर का अवलोकन किया। स्वर्गीय विपत्तियां कोई मामूली बात नहीं थीं। लू किंग के विपरीत उनमें ऐसी विपत्तियों को सहने की क्षमता नहीं थी, इसलिए वे बहुत करीब जाने का साहस नहीं करते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीनियर चेन इतनी जल्दी गोल्डन कोर ट्रिब्यूलेशन से गुजरेंगे। उनकी साधना की गति वाकई आश्चर्यजनक है, वेई शिंगे ने प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा। उन्हें डॉक्टर चेन के बारे में पहली बार तब पता चला जब उनके सबसे छोटे बेटे वेई जियान पहाड़ों में जन्मदिन का उपहार ढूंढते समय एक दुर्घटना का शिकार हो गया। लड़का एक चट्टान से गिर गया और उसे गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उसे इलाज के लिए डॉक्टर चेन के पास ले जाया गया। उस समय हाई ने उसे बताया था कि डॉक्टर चेन आंतरिक अंगों के क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और उनका शिष्य भी एक मार्शल आर्टिस्ट था। वेई शिंगे ने उन पर ध्यान तो दिया था, लेकिन उन्होंने उन पर ज्यादा गौर नहीं किया था और न ही उन्होंने कभी कल्पना की थी कि उनका परिवार इस गुरु शिष्य जोड़ी के साथ गहरा संबंध बना लेगा। लेकिन किस्मत लोगों को चौंकाने का अपना ही तरीका रखती है। जब तियानकांग संप्रदाय ने हमला किया और वेई परिवार को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया, तो यही जोड़ी थी जिसने उनके सबसे विकट क्षण में उन्हें बचाया था। तब से उनके बीच गहरी दोस्ती हो गई। लू किंग के संरक्षण में वेई परिवार बाहरी दुनिया के संघर्षों से काफी हद तक सुरक्षित रहा था।
महज कुछ ही वर्षों बाद लू किंग न केवल पूरे देश में खौफ पैदा करने वाली गोल्डन कोर दायरे की एक शक्तिशाली हस्ती बन चुकी थी, बल्कि डॉक्टर चेन भी उसी मुकाम को हासिल करने के लिए अपनी परीक्षा से गुजरने वाले थे। हाँ, उसकी साधना की गति वास्तव में अविश्वसनीय है। वेई शानहाई ने आह भरी और महसूस किया कि उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। उन्हें आज भी वह पल याद था जब उनकी पहली मुलाकात डॉक्टर चेन से हुई थी। उस समय डॉक्टर चेन ने अभी अभी दिव्य लोक में कदम रखा था और उनकी साधना का स्तर वेई शानहाई से भी थोड़ा कम था। और अब महज कुछ ही वर्षों के भीतर वह व्यक्ति एक गोल्डन कोर बनाने की कगार पर था। इस बीच वेई शानहाई बड़ी मुश्किल से ही पूर्व दिव्य क्षेत्र के शिखर तक पहुंच पाया था, जो कि आधारभूत स्थापना क्षेत्र से अभी भी बहुत दूर था और वह सफलता की दहलीज को भी महसूस करने में असमर्थ था। इसके बावजूद कि उन्होंने पिछले 2 साल ज्यूली गांव में साधना करते हुए बिताए थे, जहां की आध्यात्मिक ऊर्जा असाधारण रूप से समृद्ध थी, उस लाभ के बिना वह शायद ग्रेटर प्रीसेलेस्टियल दायरे में ही फंसा रह जाता, संभवतः शियाओ यान से भी कमजोर। इस एहसास के साथ वेई शानहाई को असमानता का और भी अधिक एहसास हुआ। उनके बगल में खड़ी लिन झिरुई चुप रही, हालांकि उनका दिल भी वेई शानहाई की तरह ही बुरी तरह हिल गया था। वेई परिवार की तुलना में लिन झिरुई ही वह व्यक्ति थी जिन्हें डॉक्टर चेन की सबसे गहरी समझ थी। फिर भी वह बूढ़े डॉक्टर की साधना की गति से चकित था। लू किंग अपनी तरह का अनोखा व्यक्ति था। दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा बहाल होने के बाद कष्ट भोगने वाला पहला व्यक्ति होने के नाते वह एक अद्वितीय प्रतिभा का धनी पैदा हुआ था। जिस क्षण उसने पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में पहुंचकर एक दिव्य आपदा को जन्म दिया, उसी क्षण ये स्पष्ट हो गया कि वह महानता के लिए ही पैदा हुआ था। इसलिए यद्यपि गोल्डन कोर दायरे में उनकी तीव्र प्रगति अविश्वसनीय थी, फिर भी यह कम से कम अपेक्षा के दायरे में थी। लेकिन डॉक्टर चेन आध्यात्मिक पुनरुत्थान से पहले वह मामूली ज्ञान रखने वाला एक घुमक्कड़ चिकित्सक मात्र था, चीजों की व्यापक योजना में एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति। दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा बहाल होने के बाद भी वह सादगीपूर्ण बने रहे। उन्होंने कभी भी शक्ति या पद की तलाश नहीं की। उन्होंने झोंकझोंक में रहने के दौरान ही अपनी कुछ शक्ति का प्रदर्शन किया था और लौटने के बाद वे एक बार फिर एकांत में चले गए और ज्यूली गांव में शांतिपूर्ण साधना में खुद को समर्पित कर दिया। जब भी वह बाहर निकलता था तो केवल आसपास के गांवों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए ही निकलता था। उसने कभी भी अपनी प्रगति के बारे में शेखी नहीं मारी थी और न ही उसने कोई महत्वपूर्ण साधना तकनीक प्रदर्शित की थी। फिर भी बिना कोई आवाज किए वह अब एक दिव्य आपदा को जन्म देने के बिंदु पर पहुंच गया था और अपने गोल्डन कोर का निर्माण करने के लिए तैयार था। और विशाल विपत्ति, बादल, भंवर और ऊपर से निकलने वाले दम घुटने वाले आकाशीय दबाव को देखते हुए लिन झिरुई को पता चल गया था कि डॉक्टर चेन की मुसीबतें साधारण नहीं होंगी, यह असाधारण होना ही था। प्रभु के संकट के बादल का रंग क्या होगा? लू किंग आकाश को निहारते हुए विचार करने लगी। उनके गुरु की नींव गहरी और मजबूत थी। जल और अग्नि दाव की उनकी साधना का मार्ग भी असाधारण रूप से अद्वितीय था। इस सामग्री का स्रोत novifire.net है। उसने जिस विपत्ति के बादल को बुलाया था वह किसी भी तरह से सबसे साधारण भूरे रंग का विपत्ति का बादल नहीं हो सकता था। असली सवाल तो ये था कि क्या ये लाल होगा या सुनहरा। जैसे जैसे विपत्ति का बादल सघन होता गया, वैसे वैसे हर गुजरते पल के साथ उसकी शक्ति बढ़ती गई। घूमते हुए भंवर के नीचे डॉक्टर चेन ने धीरे धीरे अपने मन और शरीर को समायोजित किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह सर्वोत्तम स्थिति में थे। तो यही है स्वर्गिक विपत्ति की शक्ति। डॉक्टर चेन ने मन ही मन बुदबुदाया, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर आने वाली विपत्ति का भारी बोझ महसूस हो रहा था। उसने झोंकझोंक में लू किंग की विपत्ति देखी थी और उसे पहले से ही अंदाजा था कि यह कितनी भयावह थी। लेकिन अब जब वह खुद ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहा था तो उसे आखिरकार समझ आ गया। उस समय एक मात्र दर्शक के रूप में उसने जो दबाव महसूस किया था वह जिस दबाव का सामना कर रहा था उसका 10वां हिस्सा भी नहीं था। किंग ने एक बार कहा था कि गोल्डन कोर ट्रिब्यूलेशंस अलग अलग स्तरों में आते हैं। मुझे आश्चर्य है कि मेरा ट्रिब्यूलेशन कैसा होगा। डॉक्टर चेन ने अपने ऊपर उठते विपत्ति बादल के भंवर को निहारा। उनका चेहरा शांत था। अंततः मंडराता हुआ तूफान पूरी तरह से आकार ले चुका था। बादलों के भीतर बिजली की कड़क सुनाई देने लगी और जैसे ही अंतिम रंग स्थिर हुआ, संकट के बादल पर एक हल्की सुनहरी आभा झिलमिला रही थी।